हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एंडिंग टॉपिक है। मतलब हमने जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी स्टार्ट कर दिया था ना टॉपिक, आज उसकी हमारी लास्ट क्लास है। ये एक्चुअली क्लास क्या है, ये कुछ डाउट्स हैं, है ना। मतलब डाउट्स इन द सेंस स्टूडेंट्स के तो ये डाउट रहे ही हैं, साथ में एक वैसे मार्केट डाउट भी है कि क्या हम इस चीज को ऐसे ही है, इसको हॉट क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्या बताओ ओनर इक्विटी एक एसेट हो सकती है। आप सोचो कि ये क्या बात है, हम तो इसको अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, तो ये एसेट कैसे होगी। तो नजरिया है, किसी के नजरिए से ये एसेट है, लेकिन किसी के नजरिए से लाइबिलिटी है ना। तो आज हम वो पढ़ेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो हम मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चीज का फर्क है। एक फर्क है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करी जाती है ना, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है, समझ रहे हो आप। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो ज्यादातर मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है। मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस दोनों को कंसिडर करा जाता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द खेल यहाँ पे मालिकों का है, क्योंकि मैनेजमेंट है ना, मालिक लोग हैं। तो मालिक लोग देखना चाहते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म कर दिया, हम मतलब सारे हमारा बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर दिया, हम एज अ मालिक लोगों ने जो पैसा बिजनेस के अंदर डाल रखा है, कैसा हमको उस पर रिटर्न मिल रहा है। तो तभी तभी आपने देखा होगा रेशियोज वगैरह हम निकालते हैं, रिटर्न रेशियोज, मार्जिन रेशियोज, ये सब लगा रहता है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मालिकों का इतना कोई रोल नहीं है, वो बिजनेस पर, क्योंकि अकाउंटिंग कर रही है ना, और अकाउंटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से होती है, सीधी बात है। तो आज हम वो थोड़ा सा एंगल बढ़ेंगे कि क्या ओनर्स इक्विटी एक एसेट हो सकती है। हाँ, एसेट होती है, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। बिजनेस के लिए तो वो लाइबिलिटी है, ओनर्स के लिए वो एक एसेट है। कैसे एसेट है? अरे, ओनर्स इक्विटी क्या है, मतलब ओनर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स कैपिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तरीके से शेयर होल्डर कौन है, हमारे मालिक लोग ही तो हैं। तो उन लोगों ने अपना पैसा धंधे के अंदर डाल रखा है, तो ये एसेट ही तो ही। अरे, आप अभी धंधे को हटाओ, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने वो पैसा एफडी के अंदर डाल दिया, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है, और इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या होती है, एसेट है। तो मालिकों ने अपना पैसा एक एफडी को ना छोड़, एफडी में ना डाल के धंधे में डाल दिया, तो धंधा भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, तो वो एक एसेट है उसके लिए। लेकिन बैलेंस शीट में अगर ये एसेट है, अगर ये मालिकों के लिए उनकी कैपिटल एसेट है, तो फिर आप बैलेंस शीट में उसको लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखते हो, मतलब एसेट साइड में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से होती है बेटा, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम जो अकाउंट्स कर रहे हैं दुनिया भर का, ये जो ड्रामा यूएस गैप आईएफआरएस ये सब चल रहा है बेटा, ये सब रूल्स हमको पढ़ने पड़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए है, मालिकों के लिए नहीं। तो एज अ मालिक हमारा पैसा बिजनेस के अंदर फंसा हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारा हमको तो हमने क्यों पैसा डाल रखा है धंधे के अंदर। आप अपने धंधे के अंदर पैसा क्यों डालोगे, आपके पास बतेरे इन्वेस्टमेंट से करने को, आप बिजनेस में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि बिजनेस भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस आपको उस इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न कमा के, और वो रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा के देगा, सीधी बात है। इसलिए हम उसके अंदर उसको एसेट मानते हैं, लेकिन वो तो बिजनेस ओनर मानता है, बिजनेस का ओनर मानता है, बिजनेस तो नहीं मानता ना, इसलिए हम उसको लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। ओनर तो कुछ भी मानता रहे, तो भाई साहब ओनर के हिसाब से थोड़ी ना बैलेंस शीट बनी है। तो बिजनेस के हिसाब से वो लाइबिलिटी, अब बिजनेस के हिसाब से लाइबिलिटी क्यों है, वो वैसे मैं आपको ऑलरेडी इन डिटेल समझा चुका हूं। क्योंकि बिजनेस के अंदर एक दो अकाउंट्स होते हैं बेटा, दो खाते चलते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, आपको हमेशा अपने अकाउंट, जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, मैनेज फाइनेंशियल कुछ भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको हमेशा बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानना है। मानोगे क्या बेटा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इज अ सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल एंटिटी और सेपरेट एंटिटी में बहुत फर्क है बेटा, ठीक है। लीगल एंटिटी जिसको लॉ ने ही लीगल रखा हुआ है, जैसे कंपनीज है, कंपनी के केस में लॉ ने क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये जो कंपनी है और ये जो उसके मालिक है, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे लॉ की नजर में, ठीक है। ये लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये जो बिजनेसेस होते हैं बेटा, लॉ की नजर में ये नहीं होते सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन एक होता है सेपरेट एंटिटी, मतलब लीगल कुछ भी कहता रहे, अकाउंट तो हमेशा, चाहे वो बेचारा एक सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप क्यों ना हो, चाहे वो एलएलपी, चाहे वो एओपी, चाहे वो जॉइंट वेंचर, चाहे वो क्या प्राइवेट पब्लिक ओपीसी कुछ भी हो, उसको हमेशा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम हमेशा दोनों को अलग अलग मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो बेटा बिजनेस में तो कुछ अकाउंट्स में तो कुछ भेदभाव ऐसा है नहीं, सीधा अलग अलग मानेंगे भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप तक में अलग मानेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बिजनेस, अब जबकि एक, अब आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग में जो बिजनेस और अलग है, तो बिजनेस एक अलग ही एंटिटी है, एक अलग ही पर्सन है। तो बिजनेस अपने जीवन काल के अंदर टिल परपेचुटी दो लोगों से अपनी बातचीत करता है, दो लोगों से तो वो मिलता है कौन से, एक एक्सटर्नल लोगों से और एक इंटरनल यूजर। इंटरनल लोग कौन होते हैं उसके,
खुद के मालिक लोग, अरे जिन लोगों ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है तो वो तो उसके इंटरनल है, अपने हैं। एक एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया। अब एक्सटर्नल की कैसे डेफिनेशन है? मालिकों के अलावा जो भी है, मैं कह रहा हूं मालिकों के अलावा जो भी है, मतलब जिन्होंने पैसा, मालिक कौन होते हैं? जिन्होंने धंधे में पैसा डाला। मालिकों के अलावा जो भी है उन सबको आप एक्सटर्नल मानोगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कोई भी क्रेडिटर, डेटर, कुछ भी, ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल है। तो बिजनेस अपने जीवन काल में दो लोगों से मिलता है, तो इन दोनों से ट्रांजैक्शन भी करता होगा, जब मिलता है तो ट्रांजैक्शन भी करता होगा। तो ट्रांजैक्शन के लिए इसने दोनों से अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं। मतलब अगर ये एक्सटर्नल वालों से मिलेगा तो कैश अकाउंट से लेन देन करेगा, लेकिन अगर इंटरनल मतलब मालिकों से ट्रांजैक्शन करेगा तो कैश अकाउंट से नहीं करेगा, कैपिटल अकाउंट से करेगा। तो अगर मालिकों को कुछ देना है तो उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगा, मालिकों से कुछ लेना है तो उनकी कैपिटल अकाउंट घटा देगा। ऐसी कैश एक्सटर्नल पार्टीज को कुछ देना है तो कैश अकाउंट घट जाएगा, एक्सटर्नल पार्टी से कुछ लेना है तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अब वो क्यों, अब अकाउंटिंग मैंने क्या करा, मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक एसेट है, ओनर्स इक्विटी। लेकिन अकाउंट्स मालिकों के पर्सपेक्टिव से नहीं बनती, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बनती है। अब बिजनेस इसको लायबिलिटी क्यों मानता है, ये मुझे अब आपको शायद मैं समझा चुका हूं, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मालिकों ने बिजनेस को पैसा दिया। अब बिजनेस एक अलग एंटिटी है बेटा, तो बिजनेस एक इंसान है, तो चाहे नकली क्यों ना, पर्सन है ना, अब नकली है लेकिन पर्सन तो है, तो ठीक है नकली पर्सन है। तो बिजनेस के जो मालिक है, मालिक लोगों ने अपना पैसा लेके इस पर्सन नकली पर्सन को दे दिया। क्यों? उन्होंने मालिकों ने ये बोला कि हाँ सुन बिजनेस, हम तुझे ये पैसा दे रहे हैं, अब तेरी ये लायबिलिटी है कि इस पैसे पे तू मुझको क्या प्रॉफिट कमा के दे, और अगर बिजनेस वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा ये पैसा हमको दोबारा लौटा दियो। इसलिए बिजनेस उसको लायबिलिटी सेक्शन में लिखता है। एक बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, एक तरीके से ओनर्स इक्विटी, क्योंकि वो उसका अपना पैसा थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो बेचारा धंधा है, उसको किसने पैसा दिया? मालिकों ने। वो तो मालिकों का पैसा है, धंधे को रिटर्न करके देना है। अगर बेटा अगर धंधे के लिए ओनर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती ना, तो वो उस पर प्रॉफिट कमा के भी आपको नहीं दिया करता। आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप प्रॉफिट कमाते हो आप उसको क्यों ओनर्स इक्विटी के अंदर प्लस कर देते हो? सारा समझा चुका अब तक मैं आपको। क्यों करते हो? रिटेन अर्निंग्स प्लस होती है। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? अरे प्रॉफिट ही तो होता है, जोड़ा हुआ सारा प्रॉफिट। क्यों प्लस होता है? क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है उस प्रॉफिट को मालिकों को देना, क्योंकि मालिकों ने पैसा क्यों फंसा रखा है धंधे के अंदर? उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए। अरे नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ, तो बोरिया बिस्तर उठा के एफडी में पैसा डाल देंगे भैया, बहुत इन्वेस्टमेंट पड़ी है। तो इसलिए प्रॉफिट मालिकों को देना पड़ता है, इसलिए उसकी लायबिलिटी है, इसलिए बेचारा ऐड करता रहता है, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही प्रॉफिट आया, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, तभी तो कैपिटल ऐड हो जाती है। ये सारा का सारा रीजन है, ये मैंने। लेकिन ये क्वेश्चन है, क्या एक ओनर्स इक्विटी एसेट है? तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं ओनर्स इक्विटी एसेट कैसे होगा? इसको तो वहां पे लिखते हैं। अरे पर्सपेक्टिव है ना, वो पर्सपेक्टिव पूछना चाहता है आपसे। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मत पढ़ो, यही है ये, तब भी जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ आप एक ही पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो। मैंने वहां पे ओनर का कोई काम नहीं, ओनर को तो आप साइड रख के आते हो, भाई साहब दरवाजे के बाहर चलो, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा का पूरा बेटा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बनता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है, जब आप सीए में पढ़ रहे हो, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेता है, कंसिडर करता है, लेकिन ज्यादातर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अरे मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बना रहे हो, वेरिएंस एनालिसिस बना रहे हो, बजट्स बना रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये रेशियोज निकाल रहे हो, क्यों किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। इसलिए तो ये फर्क है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट में और एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट में, समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको समझा। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए तो एक एसेट है, तो बिजनेस ओनर पर्सपेक्टिव के लिए एसेट है, ठीक है। अच्छा, ये एक आपको कंसेप्ट मैं समझा देता हूं, चलिए वो मैं आपको अभी ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसी में समझाता हूं, ठीक है। तो आपको ये मैंने इन डिटेल समझा दिया। व्हाई डज द ओनर्स इक्विटी टर्न्स नेगेटिव? देखिए इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ओनर्स इक्विटी नेगेटिव जा सकती है। कैसे? बचपन से 11th क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, बेटा बचपन से अकाउंटिंग क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्या है पर्सनल बताओ, क्या मुझे इक्वेशन बताओ। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी होता है प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है, ओनर्स एसेट प्रैक्टिकल में।
तो ओनर्स इक्विटी मतलब एक तो मालिकों का पैसा, इसका लॉजिक क्या है अब ये मैं आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूं। जब मेरे बेसिक लेक्चर जब मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था बैलेंस शीट का, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था इसका लॉजिक। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो आप ऑलरेडी मेरे पास लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, मतलब ओनर्स इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा जो धंधे के अंदर फंसा हुआ है, तो मालिकों का एक तो पैसा हो गया, लेकिन क्या सिर्फ मालिकों के पैसे से ही एक एसेट्स खरीदी जाती है? ये क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ये क्या कहते हैं इसको, ये जो होते हैं बेटा ये सोर्सेस ऑफ फंड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये यूजेस ऑफ फंड्स होते हैं। मतलब ये जो पैसा आपने जुगाड़ा, जहां से आपने उठाया, जिन सोर्सेस से आपने ये पैसा उठाया, उन पैसों से आपने ये चीज खरीद ली, क्या? एसेट्स। लेकिन मुझे बात बताओ, ये जो आपने टोटल एसेट्स खरीदी है, क्या ये सिर्फ आपने मालिकों के पैसे से खरीदी है? नहीं, आपने कुछ पैसा बाहर से भी उठाया होगा, बाहर वालों से भी उठाया होगा, उन पैसों का लेके और अपना पैसा लेके मिला के जो आपके पास पैसा बना, उससे जाके आपने टोटल एसेट्स खरीदी। अब अब बेटा ये एक इक्वेशन हमने निकाल ली, इक्वेशन निकाल ली, और जहां पे बेटा मैथ्स आ जाता है तो वहां पे तो इंटीजर्स आना बनता ही है। जहां पे मैथ्स आ गया, ये मैथ्स ही तो इक्वेशन क्या है, मैथ्स ही तो है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। अब जहां पे मैथमेटिक्स है तो वहां पे बेटा कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सब हो सकता है। कैसे? देख लो, आपके पास ओनर्स इक्विटी थी, ठीक है, टोटल एसेट्स। अब आपको एक चीज मुझे बताओ, आपको अगर कोई चीज माइनस में ले जानी है इस इक्वेशन में, आप मुझे बताओ आपको ओनर्स इक्विटी को माइनस में करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? मतलब सीधा सीधा बोलू, कोएफिशिएंट आपको माइनस लेके आना है, कैसे लेके आओगे? बहुत आसान है बेटा, ये जो आरएचएस है इसको, मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाला अमाउंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ना, ये जो मैंने ये वाला साइड जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, इसको आप कैसे कैसे इसको माइनस में ले जाओगे बेटा? इसको एक तो कम कर दो, एक तो इसको कम कर दो। जितना ज्यादा ये आपका टोटल एसेट्स कम होता रहेगा उतनी ज्यादा आप, और लाइबिलिटीज अगर आप कांस्टेंट रखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ही लिख देता हूं, सोचो अभी आपकी ओनर्स इक्विटी आपको नहीं पता, आपके पास टोटल एसेट 1 लाख की है और लाइबिलिटी आपके पास 90,000 की है, तो आप अगर ओनर्स इक्विटी निकालना चाहो तो कैसे निकाल पाओगे बेटा? 1 लाख माइनस 90,000 करके निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? तो आंसर आपका अभी भी पॉजिटिव में है, 10,000। लेकिन आपको इसको नेगेटिव ले जाना है। दो तरीके हैं इसको नेगेटिव ले जाने के, दो तरीके हैं। एक तो बेटा या तो इसको कम कर दो, या तो इसको कम कर दो। कितना कम कर दो? 90,000 अगर हम करेंगे बेटा, इतना कम कर दो कि जीरो से नीचे आ जाए आंसर। जैसे 90,000 अगर इसको कर दे तो आंसर जीरो आ जाएगा, अभी भी नेगेटिव नहीं गई, ये तो जीरो हो गई ना। तो इससे और नीचे जाना पड़ेगा, 80,000 अगर हम कर देंगे आज किसको? आरएचएस मतलब टोटल एसेट्स को, तो आंसर नेगेटिव चले जाएगा। ये तो एक तरीका है, इसको कांस्टेंट रखो। मतलब एक तो ये रीजन हो गया, एक तो तरीका ये है कि टोटल एसेट्स को कम कर दो, टोटल एसेट्स को इतना कम कर दो कि वो जीरो से नीचे चले जाए आपका आंसर। तो ठीक है, हमने पहले देखा था 90,000 करेंगे तो जीरो आ रहा है, हाँ, तो एक काम करते हैं इसको 80,000 ले जाते हैं, मतलब जीरो से कितना भी नीचे ले जाओ, मतलब 90,000 से 89,000 भी कर दोगे तो -1,000 आ जाएगा। तो ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, अब आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी समझ गए हो। दूसरा तरीका है लाइबिलिटीज बढ़ा दो, मतलब एसेट्स कांस्टेंट रखो, लाइबिलिटीज बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बस। जैसे अभी ये है एग्जांपल, आपका 1 लाख है, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करा, 1,20,000 की लाइबिलिटी कर दी, तो बेटा 20,000 का आपका नेगेटिव आ गया यहाँ पे आंसर। तो एक तो तरीका ये है लाइबिलिटीज बढ़ा दो, और एक तो तरीका ये है। अभी क्योंकि हम सोच क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, बढ़ा दो घटा दो, ये क्या चला? ओनर्स इक्विटी क्या प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव हो सकती है? बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव हो सकती है। इसका रीजन ये है, ये लाइबिलिटीज और एसेट दोनों, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस का ऑपरेशन, उसका बिजनेस का ऑपरेशन मॉडल कैसा चला है। देखिए, आप अगर आपके पास एसेट तो है, लेकिन एक बिजनेस लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज उठाए पे उठाया जा रहा है, तो भाई साहब उसकी ओनर्स इक्विटी नेगेटिव में आएगी आएगी। अरे आपके पास इतनी एसेट है नहीं, आप लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी उठाए जा रहे हो, तो आपका मतलब लाइबिलिटी शायद बढ़ गया ना। तो सीधी बात है, आपकी क्या है, ओनर्स इक्विटी घट जाएंगी लाइबिलिटी। दूसरा, सोचो आप लाइबिलिटी इतना नहीं उठा पा रहे, लेकिन आपकी टोटल एसेट्स घटी जा रही है। अब टोटल एसेट्स क्यों घटी जा रही है, इसका लॉजिक है। देखिए, इसका लॉजिक ये है, आपको पता है हम जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितनी ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने खरीदा था उसी प्राइस पे दिखा देंगे उसको। और हिस्टोरिकल कॉस्ट आर डिप्रिशिएबल, बेटा एसेट्स को डिप्रिशिएट भी तो करते हैं, नहीं करते? तो बेटा आपके जिस डेट पे वो जो बैलेंस शीट दिख रही है, आपको क्या लगता है अगले साल भी उसकी बुक वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं, वो तो हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, और डेप्रिसिएशन लगते 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 तो एसेट बहुत ज्यादा आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, अगर आप अपनी एसेट को मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी एसेट तो और तेजी से घसेगी।
अरे घिसेगी ना, जैसे एक फैक्ट्री है वहां पे मशीनरीज डाल रखी है, अगर उनको आप टाइम से सर्विस नहीं कराओगे, जैसे एसी ले लो घर का, आप एसी चलाए पे चलाए जा रहे हो लेकिन उसकी सर्विस करा नहीं रहे, अंदर ही अंदर बेटा वो घुट के ऐसे तो दम तोड़ देगा एक दिन। तो आपको उतनी जल्दी उस मशीनरी को रिप्लेस कराना पड़ेगा, तो आपका वो हाईली डेप्रिशिएबल बन जाएगा, तो उसके क्या वजह, आपकी एसेट का बुक वैल्यू गिर जाएगी, तो आपकी एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। तो इसका एक तो ये रीजन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव इक्विटी जा सकती है। देखिए नेगेटिव इक्विटी ठीक वैसे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए क्योंकि अगर नेगेटिव इक्विटी है तो इसका मतलब बाय चांस कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब कंपनी का बेटा हो गया काम, अब वो वाइंड अप हो गई है, मतलब बैंक्रप्सी पे आ गई है वो, तो उसने जितनी, इसका मतलब नेगेटिव इक्विटी है, इसका मतलब उसके पास उतनी एसेट ही नहीं थी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। सोचो, धंधा हो गया बेटा, धंधा मतलब बंद हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब धंधा बंद हो गया तो लाइबिलिटीज वालों को तो पेमेंट देनी पड़ेगी ना। अरे धंधा बंद हो गया, लाइबिलिटीज वालों को पेमेंट देनी है, क्योंकि अब धंधा ही बंद हो गया तो लाइबिलिटीज वाले आ जाएंगे, हाँ चलो धंधा बंद हो गया तो हमारी, तुमने हमसे उधार लिया था, हमारा पेमेंट तो दो। तो आपके पास पैसा तो है नहीं, कहां से दोगे, एसेट बेच के तो दोगे, लेकिन आपके पास इतनी एसेट ही नहीं है। कैसे? आपके पास लाइबिलिटी है 1,20,000 की, आपने मार्केट से उधार उठा रखा है 1,20,000, एसेट कितनी पड़ी है घर में, 1,00,000, तो इनको ज्यादा ज्यादा बेच के कितने मिल जाएंगे, 1,00,000, तो आप तो 20,000 से शॉर्ट हो गए। ये तो लाइबिलिटीज वालों को नहीं दे पाए, अब उसके बाद तो मालिक लोग भी हैं जिन्होंने अपना पैसा डाला था, उनको तो भूल ही जाओ, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इक्विटी में एक दिक्कत हो जाती है बेटा, देखिए अगर नेगेटिव इक्विटी है और बिजनेस का मालिक और पैसे पे पैसे ड्रॉइंग्स करे जा रहा है, ड्रॉइंग्स पे ड्रॉइंग कर रहा है, अरे ड्रॉइंग्स पता है ना, ड्रॉइंग्स मतलब अपने धंधे से पैसा निकालना अपने पर्सनल यूज के लिए, सीधा सीधा बात, आपके धंधे मतलब आपके गले में पैसा पड़ा था, वो तो बिजनेस का पैसा आपने उठा के अपने घर में ले गए, तो ये ड्रॉइंग्स है बेटा, ये ड्रॉइंग्स है, सीधी बात है। अगर आपकी कैपिटल नेगेटिव में है और बिजनेस तब भी ड्रॉइंग्स करे जा रहा है, कैसे? आप बोलोगे सर पैसा कहां से आ रहा है, अरे एसेट बेच के पैसा आया होगा, इस पैसे को उठा के ले गया होगा घर वो, सीधी बात है। तो इससे क्या होगा, मेरी बात सुनिए, इससे क्या हो जाएगा, वो जो पैसा वो लेके घर जा रहा है ना, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल हो जाएगा उस ओनर के नाम पे, उसको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो ओनर का पैसा है, मेरी बात बताओ, ये ओनर का पैसा है, अरे कैपिटल नेगेटिव में है, अरे ओनर इक्विटी नेगेटिव में है, मतलब ओनर का जितना पैसा इस धंधे में फंसा हुआ था वो सारा का सारा यूज हो गया, निकल गया। अरे ओनर बेटा नेगेटिव में आ रही है, -20,000, मतलब ओनर का कोई पैसा है ही नहीं इस बिजनेस के अंदर। अगर ओनर्स कैपिटल पॉजिटिव में है तो ही तो बैलेंस बिजनेस बोलता है हाँ मुझे इतना पैसा इसको देना है, लेकिन ये तो नेगेटिव में है, देना ही नहीं, मतलब नेगेटिव है, दे ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं ओनर का, नेगेटिव में बैलेंस है। और तब भी अगर ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल के ले जा रहा है तो बेटा फिर वो टैक्सेबल है, क्यों? क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, वो उधार वालों का है, उधार वालों का है। अरे क्योंकि ये जो आपने एसेट बेची है 1,00,000 की, ये जो पेमेंट देनी थी किसको देनी थी, 1,20,000 वालों को, उधार वालों को देनी थी, क्योंकि आपको तो कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो -20,000 पे हो, आपको तो शॉर्ट हो, आपको तो कुछ दे ही नहीं सकते हम। तो आपने ये जो पैसा निकाला ये आपका पैसा नहीं, ये उधार वालों का पैसा है, और सरकार ये कहती है क्योंकि उधार वालों का पैसा है, तेरा तो पैसा है ही नहीं, तेरा तो पैसा वो कैपिटल का पैसा है, और कैपिटल तो भूल जाओ, वो तो मिलेगी नहीं क्योंकि तू तो शॉर्ट में। तो ये जो तेरा पैसा है, आप बोलोगे नहीं नहीं ये कैसे पैसा है, ये तो हमारा पैसा, हमने भी तो पैसा डाला था, हमको नहीं मिला, तो सरकार बोलेगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि सबसे पहले जो पेमेंट देनी पड़ती है हायरार्की में, सबसे पहले डेट वालों को देनी पड़ती है, तू भूल जा, तेरा कोई पैसा नहीं है, तू तो भूल जा बेटे, तेरा नहीं पैसा, तो तेरी तो वैसी नेगेटिव चल रही है। तो ये जो पैसा था 1,00,000 बेच के जो पैसा मिला उसमें हो सकता है 5,000 घर लेगा, ये 5,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर्स, क्योंकि ये पैसा डेट वालों का था, उनको देना था। तो तू तू अगर लेके चला गया तो वो तेरी इनकम मान लेंगे, क्योंकि तूने एक तरीके से फोकट का एक इनकम कमा ली ना, वो तेरी इनकम है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ओनर्स कैपिटल पॉजिटिव में, सोचो इस केस में 10,000 रुपए अभी भी बचे हैं, तो ये 10,000 मालिकों का ही, बिजनेस मालिकों को दे देगा, हाँ भाई चलो 10,000 बच गए, अभी तुम ले लो। अगर ये मालिक लोग ले जाते तो ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि बेटा ये टैक्सेबल कैसे हो सकता है, अरे ये तो मालिक को कोई पैसा था भाई साहब, अरे ये तो मालिक को कोई पैसा था, मालिकों ने उस पे जो बिजनेस को पैसा दिया वो तो ऑलरेडी टैक्स था ना। अरे जब धंधा स्टार्ट करा था किसी जमाने में, उस टाइम जो पैसा मालिकों ने दिया था, वो जो पैसा वो लेके आएंगे उस पर सरकार को वो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपने एक एफडी के अंदर बेटा पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट डाली, अब जब वो एफडी मैच्योर हो जाती है, वो जो आपका प्रिंसिपल है उसमें सरकार थोड़ी ना टैक्स लेती है, ब्याज पे टैक्स लेती है। सोचो बेटा आपने एफडी 10,00,000 की कराई है ना, आपने 10,00,000 की एफडी कराई, अब आपने सोचो उस पर 1,00,000 का ब्याज कमा लिया, तो सरकार आपसे इस 1,00,000 पे ब्याज लेगी, 10,00,000 पे थोड़ी ना लेगी, क्योंकि ये जो आपने एफडी 10,00,000 में डाले, ये तो प्रिंसिपल है ना, इस पे तो सरकार को आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, इस पे तो बेटा आप सरकार को ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो ना।
लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा कमाया वो 1 लाख कमाया, इस ये आपने एक्स्ट्रा कमाया बेटा, ये आपका पैसा नहीं था, आपने तो 10 लाख डाले थे, बाहर आ गए 11 लाख, सरकार देखे है ये 1 लाख एक्स्ट्रा क्या आया, ये ले लेंगे सरकार, सरकार कहेगी नहीं ये इनकम है तेरी, ये बेनिफिट एक्स्ट्रा, इस पर देगी सरकार टैक्स। ऐसे ही बिजनेस के साथ है, बिजनेस ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल डाला धंधे के अंदर, वो उस कैपिटल वो जो धंधे में डाली, वो उस पैसे पे, उस कैपिटल पे ये ओनर्स ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। बेटा ऐसी थोड़ी ना बिना सरकार को टैक्स दिए सरकार बोलेगी ये तेरे पास पैसा कहां से आया, ऑब्वियसली बेटा बैंक से निकाला तो बैंक पे तो जो पैसा पड़ा उसमें सरकार ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है। इसलिए जब बिजनेस मैच्योर हो जाएगा, धंधा जो कैपिटल ऑलरेडी निकाल के देता है बिजनेस वालों को, ये अगर बिजनेस के मालिक उस कैपिटल में से कुछ ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, जब तक वो पॉजिटिव में रहे कोई टैक्स नहीं हो, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा उन्होंने निकाल लिया। हाँ लेकिन उस पर जो प्रॉफिट्स उनको मिल रहा है वो बिजनेस के मालिकों पर टैक्सेबल है, क्योंकि वो प्रॉफिट बिजनेस वालों ने नहीं डाला, मालिकों ने, वो तो एक्स्ट्रा इनकम इनको मिल गई है। तो ये मुझे आपको बताना है, ये कुछ हॉट क्वेश्चन है बेटा, ये जानना को बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए व्हेन अ कंपनी हैज अ नेगेटिव ओनर्स इक्विटी येट डिसाइड्स टू विड्रॉ मोर, मतलब अभी नेगेटिव में चल रही है लेकिन तब भी विड्रॉ, ये भी डाउट आता है कि सर जब पैसा ही नहीं है मालिकों के पास, नेगेटिव में चल रही है, तो ये विड्रॉ कैसे कर रहे हैं? अरे एसेट बेची होगी, उसमें से पैसा आया होगा, वो विड्रॉ कर लिया होगा ना। तो वो जो विड्रॉ करा वो कैपिटल नहीं है वो, क्योंकि वो पैसा किसका बिलोंग करता है? डेट वालों का। तो सरकार एक तरीके से पिटाई करती है ओनर्स की टैक्स लगा के कि बेटा ये तुमने पैसा निकाला कैसे, डेट वालों को देना था, तुमने निकाल लिया, अब सरकार अब तुम पे पिटाई डालेगी। अब सरकार की पिटाई का स्टाइल होता है टैक्स डालना, टैक्स कर देगी तुम पे, क्योंकि तुम्हारी तो नेगेटिव में चल रही है, तुमको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलनी, सीधी बात है। वो डेट वालों का पैसा आप घर निकाल के लेगा तो आपकी तो पिटाई बनती ही थी, तो इसलिए उस पर सरकार ने टैक्स लगा दिया बेटा। ठीक है, दोज डिसड्रॉ मे बिकम टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन है ना, क्योंकि therefore the owner must ensure that they don't withdraw funds from capital funds companies funds until the balance is positive। जब तक बैलेंस पॉजिटिव में चल रहा है तब तक आप मजे में हो बेटा, क्योंकि जब तक बैलेंस पॉजिटिव है इसका मतलब बिजनेस को आपको पैसा देना बाकी है इतना, जैसे यहाँ पे 10,000 है, तो तब तक मतलब बिजनेस को यहाँ पे आपको 10,000 कैपिटल में रिटर्न करने, तब तक आप विड्रॉ कर लो, तब तक वो टैक्सेबल नहीं होंगे। वॉट इज इक्विटी फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग बेटा कुछ भी नहीं होती। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब आपने अपनी जो कैपिटल रेस करी है, सोचो आपको धंधा स्टार्ट करना है, अब आपके पास धंधे के लिए पैसा नहीं है, एक तरीका है आप मार्केट से उधार उठा लो, आपने कहा नहीं उधार नहीं उठाना, तो अब आपका एक तरीका और है, आप अपनी ओनरशिप बेच के पैसा उठा लो। अरे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी बेचते हो, प्रॉपर्टी बेच के पैसा क्यों मिलता है? आप प्रॉपर्टी नहीं बेचते, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं रहती है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना हिलती है। सोचो एक शिमला का बायर है, आपने, आप दिल्ली में हो, शिमला के बायर को आपने प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रॉपर्टी उठ के शिमला चली जाती है क्या? नहीं जाती, वो तो वहीं रहती है दिल्ली के अंदर। तो फिर क्या, फिर कैसा पैसा मिल गया? ओनरशिप बेचते हो आप प्रॉपर्टी की, बेटा प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिकती है, प्रॉपर्टी नहीं बिकती, प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिकती है, तो उस ओनरशिप के पैसे हैं। ऐसी बिजनेस के साथ है, तो जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप बिक सकती है तो क्या बिजनेस की ओनरशिप नहीं बिक सकती? बिक सकती है, बस फर्क ये है प्रॉपर्टी की 100% ओनरशिप बिक जाती है। अब अगर आपको जैसे जैसे बिजनेस और ओनर में बेटा, बिजनेस और प्रॉपर्टी में एक ही फर्क है, हालांकि एक कंसेप्ट रीट्स का आ गया, वो अलग कंसेप्ट है, वो आपको नहीं चलना रियल एस्टेट में। अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है तो आपको उसकी 100% प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी का 40% शेयर बेच दे, हो सकता है अगर साझे की है, मतलब जो अगर जो आपने जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी, जॉइंट वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन रियल लाइफ में मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप कोई थोड़ी ना बोलेंगे मुझे अपनी 40% की प्रॉपर्टी बेच दे, मैं 40% रह लूंगा एक कमरा डाल के यहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं बेटा, 100% ही आप ले लो। लेकिन ओनर में बस एक फर्क ये है, वो उन्होंने अपने उनकी टुकड़ों में भी ओनरशिप दिखती है, मतलब वो कहते हैं अगर उनकी 100% ओनरशिप होती है ना, वो अपनी 10% ओनर भी दे सकते हैं बेटा, 90% अपने पास रखेंगे, 10% मार्केट में बेच देंगे। ये है, इसी कंसेप्ट को शेयर्स बोलते हैं। वो जो टुकड़े बेच दिए उन्होंने, जो टुकड़े कर दिए ओनरशिप के, उस टुकड़े को ही शेयर बोलते हैं। सेक्शन बी का कंसेप्ट हमारा पार्ट 2 का है, वहां पे इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं, मतलब जब आप अपनी ओनरशिप बेच के, सीधी बात, ओनरशिप बेच के पैसा रेज करते हो, उसी को इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वाइट ऑफन ऑर्गेनाइजेशन सेल देयर शेयर टू रेज मोर फाइनेंस फॉर देयर ऑपरेशन। जनरली देखिए इक्विटी फाइनेंस का एक पॉइंट आपको बता देता हूं, बहुत ही एक्सपेंसिव सोर्स होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। दुनिया भर के रेगुलेशंस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस वगैरह का ड्रामा है बेटा, अंडर राइटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर आप एक न्यू कंपनी जो डेब्यू मार रही है अभी अभी मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, अंडर राइटर्स को तो आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हुई हैं बेटा जो अच्छा खासा ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने आईपीओ निकाला तो उनका आईपीओ फेल हो गया। तो ऐसे केसेस में आपका अंडर राइटर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्या होता है सिंडिकेट, स्प्रेड वाला कंसेप्ट, ये सब पार्ट 2 का है। ठीक है, एक्सपेंसिव सोर्स ये बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये जो अंडर राइटर्स होते हैं नेक्स्ट लेवल फीस लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल फीस है। दूसरा,
SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इनके बहुत ज्यादा रेगुलेशंस, आपको बहुत ज्यादा चीजें क्या कहते हैं, अरे फॉलो करनी पड़ती है, कंप्लाइंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, है ना। तो इन सबका बड़ा ड्रामा, उनकी भी फीस होती है, प्लेसमेंट फीस होती है, हर चीज है, लिस्टिंग फीस होती है, बहुत सारे बेटा आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव। इसलिए अगर बहुत ज्यादा नीड होती है, जैसे एक बिजनेस है उसको अलग ही ब्रांच खोलनी है या इंटरनेशनल ऑपरेशंस खोलने हैं, उन केसेस के अंदर मैं आपको बता देता हूं इक्विटी रेस करी जाती है, वहां पे उधार नहीं लिया जाता। तो बड़े बड़े अगर कुछ प्लान्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव दूसरा ही चल रहा है, बिजनेस का ही पूरा चेंज ही, कंसेप्ट ही पूरा चेंज कर दिया, यहां पे इक्विटी रेस करी जाती है, ठीक है। बिजनेस को और ज्यादा आपको बढ़ाना, एक्सपैंड करना है, यहां पे इक्विटी फाइनेंस रेस करनी पड़ती है। अगर इंटरनल पर्पसेस के लिए, है ना, ज्यादा आपको कोई ड्रामाबाजी करनी नहीं है, तो आप डेट ले लेते हो, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों क्यों नहीं लेते बड़े पर्पसेस के लिए जब हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस खोल रहे हैं, क्योंकि बेटा इंटरनेशनल ऑपरेशंस अगर आपको खोलने पड़ेंगे तो कैपिटल की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, और बेटा कैपिटल की बहुत ज्यादा पड़ती होगी, तो थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर आप कैपिटल की बहुत ज्यादा पड़े, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, और बहुत बड़ा अमाउंट जब आप उधार पे ले लोगे, तो बेटा उस बहुत बड़े अमाउंट में बहुत बड़ा ब्याज भी चले जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर कंपनीज अवॉइड करती है। और बेटा एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी का, वो जब आप पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा, एक तरीके से बिल्कुल वन शॉट में बोलूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी मतलब बिना ओनरशिप लिए कंपनी को कंट्रोल करना। ज्यादातर अगर आपको किसी कंपनी को कंट्रोल करना है, उसको अपना कंट्रोलिंग जताना है, तो आपको उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, शेयर खरीदोगे तो आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। लेकिन एक तरीका और होता है, कैसा, कॉन्ट्रैक्ट का तरीका। अगर आपने किसी तरह कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, तो बेटा कंपनी को एक तरीके से आप अपनी उंगली पे नचा सकते हो, जैसे बैंक होते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नचा देते। क्यों सुनती है कंपनी की, अरे उनको पता उनके हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, कितनी सारी रेशियोज तो उनके हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उनको लोन दिया है, लोन कॉवेनेंट्स में वो बंधे हुए हैं। लोन कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स की वजह से इसे वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। ये एक तरीके से तरीका होता है कंपनी ने ओनरशिप ले लेने का। अरे फॉरेन इन्वेस्टर्स, मैं आपको बताऊंगा कैसे तरीका है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी, आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है, पार्ट 1 का ही कंसेप्ट है। कभी एक बार सीएमए से मैं पूछा भी गया था बेटा, इन लास्ट ईयर में शायद भी, कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिनको देखिए ये ज्यादातर क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी, वो फॉरेन कैपिटल में कभी कभी उसको रेस करना बैन होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है उस कंट्री की। तो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी उसका एक का कंसेप्ट वो यूज करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी कंपनी में पैसा लगाना, बहुत तरीके, ठीक है। तो ये सब है बेटा। तो इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी ओनरशिप क्या होती है, इक्विटी ओनरशिप आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया। जब आप ओनरशिप बेच देते हो, उसके बदले आपने जो पैसा उठाया, अच्छा ये ओनरशिप कैसे बेचते हो आप बताओ, उसके टुकड़े बेच देते हो। जैसे आपके पास 100% की ओनरशिप थी, आपने कहा मैं 10% ओनरशिप बेच देता हूं, तो ये 10% ये जो आपने बोले, इसको ही इक्विटी ओनरशिप बोलते हैं। मतलब अगर आपने किसी कंपनी की 10% ओनरशिप खरीद ली, तो आपको बोला जाएगा कि आप उस कंपनी की 10% के मालिक हो, मतलब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको उसका 10% का प्रॉफिट मिलेगा। अरे क्योंकि आपने कंपनी की ओनरशिप खरीदी, मतलब क्या, कंपनी के शेयर खरीद लिए, अरे कंपनी के शेयर खरीदे मतलब कंपनी की ओनरशिप खरीद ली। अब कंपनी की ओनरशिप खरीद ली तो कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो मालिकों, और वो प्रॉफिट कौन खाता है, मालिक लोग ही तो खाते हैं, और मालिक तो आप भी हो क्योंकि आपने कंपनी की ओनरशिप खरीद ली, तो आपको भी अब उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जितने परसेंट तक का आपका, टू द एक्सटेंट ये होल्ड दैट ओनरशिप, मतलब जितने परसेंट तक आपने उसकी ओनरशिप खरीदी है। अगर आप 10% के मालिक हो तो 10% का प्रॉफिट मिलेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। व्हाट इज, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया। कुछ बेटा नाम होते हैं इक्विटी की, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, ये सीपीए लेवल का कंसेप्ट है, ये मुझे आपको नहीं समझा रहा। कुछ नाम होते हैं वैसे, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी होती है, होम इक्विटी, ब्रांड इक्विटी, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी अगर मैं वैसे बिल्कुल ही शॉर्ट में अगर आपको बोलूं, तो प्राइवेट इक्विटी मतलब प्राइवेट कंपनीज जो होती है बेटा, उनकी अपनी कोई इक्विटी नहीं होती। अरे इक्विटी तो होती है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी बनाते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना, ऐसा करते हैं वो, लेकिन उनकी इक्विटी पब्लिक में ट्रेडेड नहीं होती। मतलब एज अगर एक एक चलता फिरता आदमी किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदना चाहे, वो नहीं खरीद सकता बेटा, पब्लिक कंपनी का खरीद सकता है। अरे कुछ नहीं करना, सेकंड हैंड मार्केट में, मतलब क्या, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में जाए, किसी भी पब्लिक कंपनी का शेयर खरीद के आ जाए, ओनरशिप पा सकता है। चलता फिरता आदमी भी ओनरशिप खरीद सकता है किसी पब्लिक कंपनी का। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आप चलते फिरे और किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदे। पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, पब्लिक कंपनीज में जो पब्लिक होती है, पब्लिक वो जाती है लोगों के अपनी ओनरशिप खरीदने पब्लिक की, लेकिन प्राइवेट कंपनी आती है वहां पे अपनी ओनरशिप बेचने। समझ रहे बेटा मेरी बात।
मतलब अगर प्राइवेट कंपनी चाहती है कि मैं इसको अपनी ओनरशिप बेचूंगा तो ही आप खरीद सकते हो, वैसे नहीं खरीद सकते। इस कंसेप्ट को प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए कंसेप्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट का, ठीक है। इस आप उसको बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा समझ सकते हो। देखिए जैसे बहुत सारे शोज होते हैं ना, जैसे अमेरिका में भी इंडिया में भी आता है शार्क टैंक करके, तो आप वो जहां पे जितने भी एंटिटीज देख रहे हो वो सारी की सारी प्राइवेट है बेटा, कोई भी पब्लिक थोड़ी ना है, उनका आईपीओ थोड़ी ना निकला हुआ है। अगर पब्लिक है तो वो वहां पे थोड़ी ना आएंगे, वो तो पब्लिक से मांगेंगे। तो वो सारी की सारी प्राइवेट है। तो आपने देखा होगा वो कभी कभी अपनी ओनरशिप बोलता है, कह रहा है मैं आपको अपना 1% स्टेक बेच दूंगा, मैं आपको 5% बेच दूंगा, कोई कह रहा है मैं अपना 10% बेच दूंगा। वो क्या बोलता है? वो अपनी ओनरशिप कैसे बेच सकता है जब वो प्राइवेट है? इसको कंसेप्ट को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और जो खरीद रहे होते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, मतलब इनके जो वो लोग होते हैं जो मतलब क्या कह सकते हैं उनको, प्राइवेट कंपनीज होती है, मतलब किन लोगों को, क्या कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वो अपना ओनरशिप बेचती है, जिनके साथ जाके वो प्राइवेट प्लेस करती है अपना पैसा इक्विटी का, वो उनके क्लाइंट्स होते हैं बेटा। एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट होगा, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक। बैंक होता है बेटा। बैंक, अगर आप प्राइवेट कंपनी अगर बैंक से डेट उठाना चाहती, उधार लेना चाहती है, तो बैंक पता क्या करता है? वो कहता है ठीक है डेट मत लो, हमको तुम इतनी इक्विटी बेच दो, हमको तुमको पैसा दे देते हैं। वो अपनी एक तरीके से ओनरशिप ले लेता है उस प्राइवेट कंपनी में। तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। आपके मैंने बहुत वैसे वैसे इसमें बता दिया, बहुत डिटेल कंसेप्ट है ये, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी कुछ नहीं होता बेटा, ओनर्स इक्विटी का दूसरा नाम होता है। अरे शेयर होल्डर का दूसरा ओनर्स क्या होता है? शेयर होल्डर, अरे शेयर होल्डर मालिक ही तो होते हैं, उनका दूसरा नाम मालिक ही तो है, ओनर। तो उसका कुछ नहीं है, उसका दूसरा नाम है। फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा हुआ है शेयर होल्डर, इसको शेयर होल्डर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बिजनेस ओनर बेटा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बिजनेस पर्सपेक्टिव से। ओनर्स इक्विटी वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर होने वाला है। ये जो डिफरेंस है, ये वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब इनका कोई लॉजिक बनता नहीं कि आप एकदम से ओनर इक्विटी को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहे हो। लेकिन लॉजिकल टर्म्स में, मतलब अगर हम लॉजिकल नजरिए से देखें तो हाँ, इन दोनों का एक डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है, क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए मैंने आपको बोला था दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो इसको समझने के लिए आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट एंटिटी, ठीक है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए हम जो अकाउंटेंट करते हैं ना, अकाउंटेंसी कोई भी दुनिया की कोई भी हो जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, एलओपी हो गया बेटा, ये अपना क्या कहते हैं ज्वाइंट वेंचर हो गया, अपना कंपनी हो गया, कुछ भी हो गया, अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं हम मान के चलते हैं वो एंटिटी, मतलब वो जो बिजनेस है और वो जो उसका मालिक है, ये दोनों अलग अलग है। ये अलग अलग है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मतलब अकाउंटिंग जैसे आपने कर ली, वो कोई भेदभाव नहीं है। मतलब ये अगर कंपनी होगी हम तभी मानेंगे, अलग है नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनर तो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे सोचल बेटा सिर्फ लॉ के अंदर है। अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो हम वहां पे मान के चलेंगे कि वो बिजनेस एक अलग ही पर्सन है। अरे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं ना बिजनेस को। अरे आर्टिफिशियल हुआ तो क्या, नकली है, क्या हो गया, लेकिन पर्सन तो है ना, मतलब एक अलग से एक पर्सन है, वो एक अलग से एक एंटिटी है, मतलब उससे बातचीत हो सकती है। अब अलग से पर्सन है तो उससे बातचीत हो सकती है, उससे लेन देन हो सकता है, ट्रांजेक्शन हो सकती है, हर चीज हो सकती है। तो अकाउंटिंग में हम इसलिए करते हैं। लेकिन जब आ जाती है एक, ये तो हो गया सेपरेट एंटिटी, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सब दोनों के दोनों सेपरेट एंटिटी है, मतलब मालिक और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे। लेकिन जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सबको बताओ अलग अलग नहीं माना जैसे अकाउंटिंग मानती है। अकाउंटिंग कहती है बिजनेस और मालिक अलग है, लेकिन लॉ कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लॉ कहता है सिर्फ जैसे कंपनीज होगी, कंपनी के केस में हम मान लेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। और अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उनके केस में मान लेंगे, है ना। ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं, पर्टिकुलर लॉ ने कुछ कुछ बिजनेस बोल रखे हैं। इन 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 इन, इन बिजनेस में, इन टाइप ऑफ बिजनेस में हम मान लेंगे कि एंटिटी और बिजनेस अलग अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और ये जो जनरल पार्टनरशिप है इनमें नहीं मानेंगे। मतलब अकाउंटिंग में जब आप एक सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते हो, वहां पे आप ऐसा आपको फील आता है कि हाँ बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, सब ऐसा ही होता है। लेकिन जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई लीगल मैटर आ जाता है, लीगल मैटर फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के नाम पे लोन ले लिया, आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपने अपने बिजनेस के नाम पे लोन ले लिया, अब वो लोन आप चुका नहीं पा रहे, तो अकाउंट्स में तो आप लिख दोगे बैड डेप्ट। अकाउंट्स में तो बेटा आप लिख दो ना, क्योंकि वो आपका क्या है, बिजनेस है ना, बिजनेस ने लोन लिया, आपने थोड़ी ना लोन लिया। तो बिजनेस अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिखता है लोन, आप अपनी लाइबिलिटी में थोड़ी ना लिखते हो, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी थोड़ी ना, वो तो बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसलिए बिजनेस अपनी लाइबिलिटी में वो लोन लिखता है। बाई चांस चुका नहीं पा रहे तो बिजनेस का,
लेकिन लॉ ये बोलेगा भाई साहब हमको बेवकूफ मत बनाओ, ये बिजनेस और ये जो कौन है मालिक, ये दोनों एक ही है। अगर बिजनेस नहीं दे पा रहा तो मालिक की पर्सनल एसेट्स को हम बेच के इस लोन को देंगे, सीधी बात है बेटा। तो ये होता है। तो लॉ की नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी और अकाउंटिंग की नजर में सेपरेट एंटिटी, दोनों के दोनों फर्क है। अकाउंटिंग में चाहे कोई भी बिजनेस आ जाए बेटा, अकाउंटिंग वर्ड आ जाए, अगर वो बिजनेस कोई भी बिजनेस है फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग करता है, अकाउंट्स बना रहा है, तो मान के चलेंगे भाई साहब बिजनेस और मालिक अलग अलग है। लेकिन लीगल में ऐसा नहीं होता, हर टाइप ऑफ बिजनेस में नहीं होता, उसमें उसने कुछ बिजनेस बता रखे, उन्हीं में मान के चलेंगे। तो ये कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। हालांकि जब मैंने आपको जब अपना ये पार्ट 1 स्टार्ट करा था सेक्शन ए का, जब मैंने कंसेप्ट लेक्चर शुरू के स्टार्ट करे थे, उसमें मैं ऑलरेडी इन डिटेल आपको ये सारा का सारा बता चुका हूं मैं, ठीक है आपको। चलिए ठीक है। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, पहले ये सुनो, ये डिफरेंस क्यों होता है ओनर्स इक्विटी के अंदर और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बोला बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है, तो एक अलग ही पर्सन है। अब एक अलग नकली है तो क्या फर्क पड़ता है, पर्सन तो है, तो पर्सन है तो वो बिजनेस अपने जीवन काल के अंदर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, बिजनेस एक बार स्टार्ट हो गया तो परपेचुटी तक चलेगा, मतलब उसका अपने एक जीवन काल है। तो बिजनेस अपने जीवन काल के अंदर बेटा दो पार्टी से मिलता है, और जब मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांजेक्शन भी करेगा अपने जीवन काल के अंदर, मतलब पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ वो दो पार्टी से मिलता है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। कौन सी पार्टी, इंटरनल पार्टी और एक एक्सटर्नल पार्टी, बस इन दो पार्टीज के अलावा उसका और कोई जीवन है ही नहीं। जैसे बेटा आप लोगों का भी जीवन ऐसे ही है, आप भी लोग लाइफ में अपने बस दो ही लोगों से मिलते हो बेटा, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने घर वाले अपने क्लोज, और एक्सटर्नल मतलब बाकी दुनिया के, इसके अलावा तो और कोई एलियन से तो आप मिल नहीं रहे, तीसरा पर्सन। ठीक है, ऐसे बिजनेस के साथ है, वो भी अपने जीवन काल के अंदर इन्हीं दो पार्टी से उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। इंटरनल कौन होते हैं, उसके अपने मालिक लोग जिन्होंने उसको कैपिटल दी। बेटा धंधा जो स्टार्ट हुआ वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना स्टार्ट हुआ, इन मालिकों ने उसको स्पॉन्सर करा, इन मालिकों ने अपना पैसा कहीं से लेके आया और इस बिजनेस को दे दिया, तो ये बिजनेस स्टार्ट होता है। ये मालिक लोग हैं, तो ये इसके अपने हैं क्योंकि इन्होंने इसको पैसा दिया है। तो कौन अपने होते हैं, इंटरनल पार्टीज को आप कैसे पहचानोगे, इंटरनल पार्टीज को आप कैसे पहचानोगे, इसकी ट्रिक बता देता हूं। जो धंधे को पैसा देता है, मतलब पैसा मतलब धंधा स्टार्ट करने के लिए जो पैसा देता है, अरे पैसा स्टार्ट करने के लिए तो लोन वाला भी देता है, वो नहीं है, क्योंकि वो पैसा देते हैं लेकिन मांग लेते हैं वापस गर्दन पकड़ के, ऐसा पैसा नहीं। अरे वो तो लोन वाले भी पैसे देते हैं, ऐसा तो बैंक भी पैसा दे रहा है, लेकिन वो गर्दन पकड़ के पैसा वापस भी तो ले रहा है, वो भी ब्याज के साथ। ये मालिक वाली बातें नहीं है। मालिक तो ये होता है यार रख ले चल पैसा, धंधा चलेगा, करते रहे, हमको बस प्रॉफिट कमा के दे दियो, पैसा नहीं मांग रहा दोबारा, ये होता है। तो ये इंटरनल लोग होते हैं। इसके अलावा जितने भी ये सारे एक्सटर्नल है, कुछ भी इंप्लॉइज हो गए। इंप्लॉइज बेटा आपको लगता है वो आपके इंटरनल, कोई इंटरनल थोड़ी ना है। अरे कंपनी बोलती है हम टीम है, हम फैमिली है, ये सब बातें बेटा बात बताने वाली। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सटर्नल है, बाहर के लोग हैं भैया, क्योंकि तुमको हम सैलरी नहीं दोगे, तुम एक दिन नहीं टिकोगे यहाँ पे। अरे बातें बेटा अकाउंट्स के हिसाब से सीधी सीधी बात है, वो कहता है तुम बातचीत ठीक है पोएट्री वगैरह, लेकिन अगर हम तुमको सैलरी नहीं देंगे तो क्या तुम हमारे यहाँ पे टिकोगे। वो बोलेगा ऐसा थोड़ी ना, हमको अपना घर चलाना है, हम थोड़ी ना टिकेंगे, हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, सीधी बात है। लेकिन मालिकों के साथ ऐसा नहीं है, कंपनी उसको लॉस में भी दे दे, ऐसा थोड़ी ना मालिक चेयरमैन आज उठ के चला गया भाई साहब ये कंपनी तो बहुत लॉस में जा रही है, मैं तो जा रहा हूँ घर, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो फिर भी रोज आता है ऑफिस, काम करता है कि एक दिन प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ऐसा होता है। और जबकि उसको ये भी पता है बाई चांस कंपनी लिक्विडेट हो जाए, वाइंड अप हो जाए, हमको एक फूटी कौड़ी भी ना मिले, ऐसा पॉसिबल है। आपको पता है ना, आपको हायरार्की चेन में सबसे ज्यादा नीचे कॉमन स्टॉक आते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि उनको पैसा ना मिलने की खूब खूब चांसेस होते हैं, फिर भी धंधे में आ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी जोरों शोरों से काम चला है, ये है। तो इंटरनल पार्टी होते अपने मालिक जिन्होंने पैसा दिया बिजनेस को। एक्सटर्नल मतलब मालिकों के अलावा जो भी है, जैसे इंप्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, कोई भी, बस वो सारे के सारे एक्सटर्नल है। तो बिजनेस अपने जीवन काल के अंदर इन दो लोगों से मिलती है तो बट ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन करती होगी। अब मेरी बात सुन बेटा, जब भी आपको कोई सेविंग्स अकाउंट कोई अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसी बैंक के अंदर, आप चाहते हो मेरा बैंक में एक अकाउंट खुल जाए, तो बैंक आपको दो ऑफर देता है, दो अकाउंट देता है, एक तो सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अब वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसको वो कौन सा अकाउंट खुलवाना है। मतलब अगर आपको सिर्फ अपने पर्सनल रीजंस के लिए चाहिए तो आप एक सेविंग्स अकाउंट को चूज करोगे, लेकिन अगर आपको फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप करंट अकाउंट चूज करोगे, सीधी बात है। ऐसे ही बिजनेस भी जब दो लोगों से मिलता है
उसने अपनी अपनी नीड के लिए अपने अलग दो अकाउंट बना रखे हैं, क्योंकि वो दो लोगों से मिलता है अपने जीवन काल के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनसे क्योंकि वो रोज ट्रांजैक्शन करता है, इसने भी दो अकाउंट, दो खाते खुलवा रखे हैं, अपने दो खाते खोल रखे हैं। अगर वो इंटरनल पार्टी से डील करता है तो वो कैश अकाउंट, वो पहले दो अकाउंट क्या है वो मैं बता देता हूं। कौन से दो अकाउंट वो बिजनेस में खोलता है बेटा? बिजनेस जो है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो दो अकाउंट अपने बिजनेस के अंदर खोलता है, क्योंकि उसको पता है मैं दो लोगों से बातचीत करूंगा, ट्रांजेक्शन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके सोचो दो अकाउंट है, एक अकाउंट आप पर्सनल रीजन के लिए यूज करते हो, जैसे कहीं बाहर चले गए, दोस्तों के साथ मिल लिए, उस अकाउंट से आप पेमेंट वगैरह करोगे। एक अकाउंट होता है जो आप अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए रखते हो, क्लाइंट के साथ जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, या ऑफिस पर्पसेस के लिए अपना अकाउंट अलग रखा है, ऑफिशियल पर्पस। एक होता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, दो अकाउंट आप चला रहे हो। ऐसी बिजनेस भी है। बिजनेस अगर अपने अपने लोगों से मिलता है, इंटरनल लोगों से मिलता है, उसने दो अकाउंट बना रखे हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अगर वो अपने लोगों से मिलता है, इंटरनल पार्टी से, और उनसे अगर ट्रांजैक्शन करनी है, लेन देन करना है, तो वो कैपिटल अकाउंट से करता है। वही अगर बिजनेस मालिकों के अलावा किसी और से करता है, मतलब किसी क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, कोई भी हो गया, कैपिटल अकाउंट से नहीं करता, वो कैश अकाउंट यूज करता है। मतलब अगर सरकार को टैक्स देना है तो वो कैश अकाउंट से, कैश से देगा, कैश ही तो देगा। अगर सरकार से टैक्स लेना है, बाई चांस कोई टैक्स रिफंड आ गया, तो कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मालिकों को कुछ देना है तो वो कैश अकाउंट से नहीं देता। कैश अकाउंट उसने अपने इन सब चीजों के लिए रखा हुआ है, बाहर वाले लोगों के लिए। अब वो ऐसा भी क्यों करता है वो भी मैं बताऊंगा। अगर उसको मालिकों से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो बेटा मालिकों से ट्रांजैक्शन के लिए वो क्या करेगा? सोचो मालिकों को कुछ देना है, बिजनेस क्या देती होगी मालिक को? प्रॉफिट। अरे आपने एक बिजनेस को कैपिटल के रूप में पैसा दे दिया, तो बिजनेस उस कैपिटल को लगाएगी, उस पर काम करेगी, पूरे साल प्रॉफिट, पूरे साल सेल्स करेगी, खर्चे करेगी, लास्ट में प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट किसका है? मालिकों का। तो बिजनेस को वो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना मालिकों को। अब कैसे देगी? कैपिटल बढ़ा देगी उनकी। तभी आपने देखा होगा बेटा, बचपन में क्या करते थे? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे। याद आया वो क्यों करते थे? क्योंकि मालिकों को प्रॉफिट देना है। अब वो उनको कैश में नहीं देती कि ये लो कैश पकड़ के ले जाओ घर, नहीं, ऐसे नहीं देती, उनकी कैपिटल बढ़ा देती। अगर लेकिन मालिकों से कुछ लेना है, अगर कुछ सोचो, मालिक अगर ड्राइंग्स लेके चला गया घर, उसने धंधे का पैसा घर लेके चला गया, तो वो तो धंधे का पैसा था ना, वो धंधे का पैसा था। तो आप अगर घर लेगा तो ऐसा मान के चलेंगे कि आपने एक तरीके से बिजनेस से लोन ले लिया। बिजनेस से लोन ले लिया क्योंकि बिजनेस का पैसा था, आप उसको ले गए अपने पर्पसेस के लिए, तो वो तो बिजनेस एक तरीके से मान के चलेंगे बिजनेस का लोन है। तो बिजनेस क्या करता है? आपसे पैसे कैसे लेगा? अब आप उसको कैश में थोड़ी ना लटाओगे। पता बिजनेस क्या करेगा? आपकी कैपिटल घटा देगा, बस ऐसे ले ली पेमेंट। मतलब अगर बिजनेस को कोई पेमेंट लेनी होती है तो वो मालिकों की इक्विटी घटा देता है। अगर बिजनेस को कुछ मालिकों को देना होता है तो वो उनकी इक्विटी बढ़ा देता है। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब ये धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, अभी तक मैं इस टॉपिक पे आया नहीं, ये सीधा नहीं आ सकता, आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे मैं आपको इस टॉपिक पे लेके आ रहा हूं, कैसे कनेक्शन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया दो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। बेटा आपके जैसे आपके खुद दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो बाहर वालों के लिए जो आप अपना लोग यूज करते हो कि मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ ये पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ये वाला करता हूं, और बाहर प्रोफेशनल पर्पस के लिए आप वो वाला अकाउंट यूज करते हो। आप खुद क्यों दो अकाउंट मेंटेन करते हो? ताकि क्लैरिटी आए। बेटा एक कैश अकाउंट बना लो, एक ही अकाउंट से दोनों को दोनों डील कर लो ना, दोस्तों से भी उसकी ट्रांजेक्शन करो, अपने प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए भी वही अकाउंट करो। दो अकाउंट क्यों मेंटेन करते हो? क्लैरिटी रहे, ताकि आपको पता चले हाँ इस अकाउंट में मेरे ये ट्रांजेक्शन होती है, दोस्तों से जाता हूँ, पर्सनल पर्पस से होता हूँ, बिजली का बिल पे करना होता है, ये सब इससे आ रहा है। ताकि मेरा प्रोफेशनल पर्पस अलग रहे, ताकि मेरे को क्लैरिटी आए। अगर मुझे ये जानना हो स्पेसिफिक कि मेरी किसी प्रोफेशनल पर्पस में उस क्लाइंट से इस मीटिंग के लिए गया था, ये ट्रांजेक्शन हुई थी, या ऑफिस पर्पस के लिए मैंने ये ट्रांजेक्शन हुई थी, कितनी करी थी, तो आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आपको सिर्फ वही वाला अकाउंट खोलना है। अगर आप एक ही अकाउंट कर रहे हो तो पहले आपको सारी फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। अच्छा चाय समोसा उसका ये सब खर्चा भी पहले उड़ाना पड़ेगा, भाई कितनी ट्रांजेक्शन कर दी, कितनी यूपीआई पेमेंट चली गई, किराने की भी दुकान, दूध की पेमेंट, अबे क्या क्या, इतनी जाके नीचे तो क्लाइंट की पेमेंट आएगी। क्लैरिटी आ जाए, एक सेग्रीगेशन भी तो होना चाहिए। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यही कंसेप्ट है, क्लैरिटी लाना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो हेनरी फ्यूल ने दिया था, यही है। दोनों को अलग अलग रखो ताकि टाइम बचे चीजों को फिल्टर आउट करने में। ऐसी कंपनी भी करती है। अगर एक ही कैश अकाउंट से एक्सटर्नल को भी डील कर रही है, कंपनी को भी, मालिकों को भी प्रॉफिट कैश से दे रही है, अबे तो दोनों, अगर हमको बाई चांस कुछ जानना हो तो यार मालिकों को कितना दिया था, मालिकों से कितना लेना था, अरे वो डेटर को कितनी पेमेंट दी थी, एक ही अकाउंट से सारा करना पड़ेगा। इतनी बड़ी बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा, कंपनी पूरा दिन ढूंढने में लग जाएगी। क्लैरिटी नहीं है, इसलिए दो अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं। एक तो ये लॉजिक, लेकिन क्या है कैश फ्लो का कॉन्ट्रास्ट जो हमें यहां पे पढ़ना है?
अब मुझे बात बताओ, जब आपके पास दो अकाउंट होते हैं तो अब कभी ना कभी इनकी सोचो, कभी भी जब आपका एक मंथ आता है, हो सकता है मंथ एंड में कोई फनी इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट निकालते हो और देखते हो कि यार अब आपने पूरे महीने खर्चा कितना कर दिया, आप बोलोगे अबे इतना पैसा कहां से आया, अरे इतना इस दिन को इतना पैसा चला गया, अरे इस दिन में इतना पैसा वापस आ गया, और ये कौन सा पैसा आया। तो आप जानना चाहते हो ना, क्यों बैंक स्टेटमेंट देखते हो आप ये जानना चाहते हो भाई साहब मेरा इस डेट पे इतना पैसा निकल गया, तो कहां कहां निकल गया, और इस दिन में इतना मेरा पैसा आ गया, कहां कहां से आ गया, आप जानना चाहते हो सोर्स कहां से आया वो पैसा, और या कहां चला गया वो सोर्स, कहां चला गया। ऐसे ही दूसरा जो आपका अकाउंट है, वहां भी जानना चाहते हो यार इस क्लाइंट को इतनी पेमेंट करी थी, कौन सा क्लाइंट से इतनी पेमेंट चली गई भाई, है ऑफिस पर्पसेस के लिए आपने कोई पेमेंट करी थी, है कहां चली गई, कोई प्रोजेक्ट की पेमेंट आपने दी थी, अरे तो सोर्स जानना चाहते हो, कोई आपको कोई प्रोजेक्ट की इनकम मिल गई, कोई आपके पास आपको आपका कोई क्लाइंट था बेटा, आपको उससे पेमेंट मिल गई, तो आप जानना चाहोगे ना कौन सा सोर्स था, क्या कहां से आ रहा है पेमेंट, सोर्स जानना चाहते हो आप एक्चुअली। अब इक्विटी अकाउंट आपको मैंने बोला, सॉरी मैंने आपको बोला क्या है कैपिटल अकाउंट, इक्विटी अकाउंट क्या है कैपिटल, अरे ओनर्स इक्विटी कैपिटल अकाउंट है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है कैश अकाउंट। तो कैश दो अकाउंट है, तो दोनों के सोर्सेस आप जानना चाहते हो कि यार कैपिटल अकाउंट में मेरा क्या लेन देन हुआ, क्या मालिकों को मैंने दे दिया, मालिकों से मैंने क्या क्या ले लिया, अरे मालिकों को मैंने किस कहां कहां पेमेंट दे दी, किस चीज की पेमेंट दे दी, अरे मैंने उनको किसी रिटेन अर्निंग के नाम पे दे दी, एपिक एपीआईसी के नाम पे दे दी, मैंने उनको ओसीआई के नाम की पेमेंट दे दी, सब प्लस होता है ना कैपिटल इक्विटी अकाउंट के अंदर। और अगर माइनस है तो किस सोर्स की वजह से माइनस है, ट्रेजरी स्टॉक की वजह से कम हो गई, किस रीजन की, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से कम हो गई, क्या रीजन है, तो ये सोर्स आप जानना चाहोगे। ऐसी कैश अकाउंट की वजह से, अरे कैश अकाउंट मेरा क्यों बढ़ गया, अरे मैंने कोई फर्नीचर बेच दिया, मैंने कोई एसेट बेच दी, मैंने कोई स्टॉक बेच दिया, है ना, मैंने कोई लोन उठा लिया, लोन उठा के भी तो पैसा ही आएगा आपके पास, तो क्या रीजन है, तो ये सोर्स से जानना चाहते हो बस। तो ये कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, इसलिए इसका कॉन्ट्रास्ट हमें पढ़ना पड़ता है, दोनों के सोर्सेस क्यों हम इन दोनों को करते हैं, और ताकि इन दोनों का सोर्सेस पता चल जाए कि यार कैपिटल अकाउंट में जो लेन देन हुई है उनके क्या सोर्सेस है, और कैश अकाउंट में जो पैसा आया गया है उसका क्या सोर्स है, बस यही था रीजन। लेकिन उसके देखो मुझे समझाने के लिए आपको पूरी ये पहले क्लैरिटी देनी पड़ी, ठीक है। आइए देखिए सोर्सेस की अब जब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूं, सोर्सेस बताओ दो प्रकार के होते हैं, वैसे दो प्रकार के होते हैं, आपने तीन प्रकार पढ़े होंगे क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के आए हो, दो प्रकार होते हैं सर, तीन होते हैं बताता हूं। एक होते हैं बेटा धंधे के सोर्सेस, जिसको हम ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, धंधे के सोर्सेस होते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग भी बोलते हैं। एक होता है नॉन धंधे के, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या है, सोर्सेस सिर्फ दो ही होते हैं, मतलब एक पैसा आने का और पैसा जाने के सिर्फ दो सोर्सेस होते हैं, या तो मतलब जो आपने धंधा खोला है उसके हिसाब से पैसा आ रहा है, या जो धंधा खोला है उसके अलावा कहीं और से पैसा आ रहा है। सोचो आपने खोली दुकान छोले भटूरे की, लेकिन छोले भटूरे बेचने के अलावा आपके पास पूरी दुनिया जहां से पेमेंट आ रही है, मतलब आपने खोले भटूरे बेचने का बिजनेस, लेकिन भटूरे बिक नहीं रहे बेटा आपके, लेकिन फिर भी पैसा पता नहीं कहां कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, लोन ले लिया होगा क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा, चलाना है क्या करे, लोन ले लिया तो वहां से भी तो पैसा आ रहा है। लोन लेना लो एक लाइबिलिटी है, लेकिन बेटा बैंक में पैसा भी तो आता है, तो कैश अकाउंट भी तो पड़ता है। जनरल एंट्री क्या होती है लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सीधी बात। हो सकता है आपने शेयर इशू कर दी, उससे पैसा आपके पास आ गया हो, आपके पास अपनी एक आपके पास कोई पुरानी गाड़ी थी, आपने पुरानी गाड़ी बेच दी, उससे पैसा आपके पास आ गया, तो बेटा पैसा आने के तो बहुत सोर्सेज है, लेकिन जो धंधा खोला उसके अलावा कहीं से आ रहा है, भटूरे का बिजनेस है तो एक्चुअली जो आपका पैसा आना चाहिए तो भटूरे बेच के आना चाहिए, लेकिन भटूरे बेचने के अलावा दुनिया जहां से बिजनेस आ रहा है, तो ये तो ऐसा धंधा ज्यादा चलेगा नहीं बेटा, वो तो बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा अगर उसके ऑपरेशन से पैसा ना रहा। अरे कब तक लोन लेगा, कब तक लोन लेगा, कब तक शेयर इशू कर लेगा, कब तक फर्नीचर बेच लेगा, कितनी गाड़ियां बचेगी तेरे पास, दो तीन ही तो होंगी बिजनेस में, कब तक कितनी बेच देगा, बस बिजनेस खत्म, फिर सारी एसेट बेच देगा, बिजनेस खत्म। आपको पता है आपने एक्चुअली वो जो तीन सोर्सेस पढ़े हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कुछ नहीं है, वो इस नॉन ऑपरेटिंग के सब कैटेगरीज है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग के अपने दो सोर्सेज होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग दो टाइप ऑफ होते हैं, मैंने आपको बताया सोर्सेज दो तरीके हैं, एक तो धंधे से आ सकता है पैसा या जा सकता है, या तो नॉन धंधा मतलब जिस चीज का आपने धंधा खोला उसके अलावा कुछ और। अब ये जो नॉन धंधे है ना, इसके भी दो टाइप्स हैं, वो है बेटा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसलिए आप बोलते हो तीन, हाँ तो ऐसे तीन बने, लेकिन वैसे दो होते हैं, मेन दो होते हैं, लेकिन नॉन धंधे के अपने दो है। तो क्या है, इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग। अब इसको कैसे पहचानना है, इसका क्या रीजन बेटा, ये जो मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मैं आपको, अरे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको सारा बैलेंस शीट पढ़ा चुका हूं, सब लॉजिक से पढ़ा है,
बैलेंस शीट मैंने आपको पढ़ा दिया, इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हमारा आज लास्ट क्लास से खत्म हो गया। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोटा सा टॉपिक है बेटा, वो तो अलग से बस पढ़ा दूंगा। यूएस गैप के हिसाब से वो कोई अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो इनबिल्ड है, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो मेरा होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था बेटा जब फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके आया करते थे, इतने भी फुल फ्लेज नहीं, मतलब अच्छा खासा कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे में बना दो, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। लेकिन अब वो भी नहीं आते, ऐसे में वो भी नहीं पूछते। हाँ, अब वो बस एक कंपोनेंट पूछ लेगा, बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करो, ऐसा वो पूछ लेता। एमसीक्यूज में भी बहुत टेस्ट होता है, ऐसा पूछ लेगा कि बताओ ये आइटम ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के। तो बेटा इसमें आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको बना दूंगा, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, क्या क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, एक एक लॉजिक, कुछ नहीं रटना बेटा, क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, सारा लॉजिक से पढ़ाऊंगा। आप 50 साल बाद भी अगर करोगे तो आपसे हो जाएगा, सीधी बात। तो क्या होता है ना, ये सोर्सेस 3 प्रकार के हैं, वैसे 2 होते हैं, लेकिन जो नॉन धंधे इसके अपने 2 प्रकार हैं, ठीक है। नॉन धंधे के अपने 2 प्रकार हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ये ऑपरेटिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस चीज के लिए आपने धंधा खोला उससे आपका जो पैसा आ रहा है। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर बेच के जो आपके पास पैसा आ रहा है, अगर आपका किराने की दुकान है तो किराने का सामान बेच के जो आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन नॉन धंधा बेटा ऐसा भी तो होता है, हर बार थोड़ी ना कि आपने जो बिजनेस खोला है, हमेशा जिस चीज का बिजनेस खोला है उसी के अलावा आपका प्रॉफिट पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास भटूरे की दुकान है, तो जरूरी नहीं है आपके सिर्फ भटूरे बेच के पैसा आ रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या सिर्फ धंधे में जो पैसा आ रहा है सिर्फ भटूरे बेच के आ रहा है? नहीं, आपने लोन लिया होगा, लोन लेके भी तो पैसा आया। अब आपका क्या धंधा है लोन लेने का? नहीं है। आपने गाड़ी बेची, गाड़ी बेच के पैसा आ गया, आपका धंधा है गाड़ी बेचने का? नहीं, आपका धंधा तो भटूरे बेचना है। अब क्या करें? इनको कहां डालें? तो इनको इन दोनों के अंदर डालेंगे। ऑपरेटिंग के अंदर नहीं डाला तो इन दोनों के अंदर इनको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग का सीधा सीधा है बेटा, आपने अगर कोई एसेट बेची या एसेट खरीदी, मतलब आपका अगर एसेट बेस हिल जाता है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी एसेट बेस हिला दे वो आपका इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। जैसे आपके पास एक फर्नीचर पड़ा था, भटूरे का बिजनेस है, फर्नीचर आपने बेच दिया, तो फर्नीचर तो एक एसेट होती है, तो फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आएगा, तो कहां डालें? इन्वेस्टिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि एसेट हिल गई, आपकी एसेट चली गई ना आपकी बिजनेस में से। तो अगर एसेट का मामला हिल रहा है तो इन्वेस्टिंग के अंदर डालो। अरे इन्वेस्टिंग की बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सारी की सारी एसेट क्या होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो हो रही है। अरे आपने आपने जितना भी अपना पैसा जो आप धंधे में लेके आया था, कहां इन्वेस्ट करा? एसेट में तो डाला, सीधा लॉजिक है। और फाइनेंसिंग तो उससे भी ज्यादा ईजी है, जो चीज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हिला दे, जो चीज आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हिला दे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर हिला दे बेटा, उसी को आप फाइनेंसिंग में डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बेटा आपको पता है कैपिटल, कैपिटल 2 चीजों का मिक्स होता है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, डेट प्लस इक्विटी। तो आपने जब लोन लिया तो आप कहां डालते हो? डेट के अंदर, तो कैपिटल बढ़ जाएगी आपकी। अरे कैपिटल दो चीजों का समूह होता है ना, इक्विटी प्लस डेट। तो जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपका डेट बढ़ गया, इसका मतलब आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो जो चीज आपको कैपिटल को हिला दे, आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, ये तो सीधा सीधा कैपिटल को हिला रही है। आपने शेयर्स इश्यू कर दिए तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि इक्विटी हिल गया, इक्विटी हिल गया तो कैपिटल हिल गया, इक्विटी बढ़ गई तो कैपिटल बढ़ गई। बात मेरा क्या है, जो कैपिटल बेस हिला दे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, बैंक लोन तो ठीक है, बैंक लोन तो बेटा ठीक है, लेकिन मुझे आपको बतानी क्या है, आपने सोचो फॉर एग्जाम्पल बेटा, क्या कहते हैं उसको, आपने एक बैंक लोन लिया, अब आपको उस पर ब्याज देना है, तो उस ब्याज को आप कहां डालोगे? ऑपरेटिंग में डालोगे। आपका काम है ब्याज देना लोगों पे, आपको काम है क्या? पहली बात तो बेटा आपका काम नहीं था लोन लेने का। अच्छा, उस लोन पे आपको जो ब्याज देना वो आपका काम है, मतलब आप ये कह रहे हो, मतलब अगर ब्याज देना अगर आपका धंधा है, इसका मतलब फिर लोन लेना भी धंधा है। लेकिन धंधा तो बटूरे का है, तो इसको हम ऑपरेटिंग पे तो नहीं डाल सकते, इन्वेस्टिंग में डाले। ये ब्याज देने से आपकी कोई एसेट बेस हिल रही है क्या? नहीं हिल रही। फाइनेंसिंग में डाल दें? हाँ, फाइनेंसिंग में डालोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये जो लोन दिया है, जब वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका ब्याज भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सीधी बात है बेटा। हाँ, लेकिन एक बात, यहां पे आप ब्याज दे रहे हो, उसको फाइनेंस में डालो। लेकिन अगर आप किसी से ब्याज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया है, तो बेटा आपने इन्वेस्टिंग पर्पसेस के लिए दिया और आपको उसमें ब्याज मिल रहा है, तो वो तो आपकी इनकम है, तो आप उसको ऑपरेटिंग में नहीं डालोगे। आपका काम है क्या? लोगों से ब्याज लेना। आपको उसको इन्वेस्टिंग में डालनी, वो फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो ये चीजें समझनी है। खैर, ये जब मैं आपको जब डिटेल में वहां समझाऊंगा तो समझाऊंगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है? वो ये बताती है भाई साहब, कैश अकाउंट के अंदर ये जो कैश है, गल्ला है हमारा, इसमें ये जो कैश बरस रहा है या कैश कहीं से निकल रहा है, भाई साहब जा कहां कहां रहा है हमको ये जानना है। अरे ऑपरेटिंग में जानना है, इन्वेस्टिंग में जा रहा है, फाइनेंसिंग में जा रहा है, और धंधे के अंदर कैश बरस रहा है, बरस रहा जा रहा है। तो बेटा जरूरी नहीं है जिस धंधे के अंदर कैश ऐसे बरस रहा है, बस क्या बोलूं,
तो वो धंधा नेक्स्ट लेवल है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी सकते नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बेटा वो बेचारे भटूरे का बिजनेस आप देखो यार, नेक्स्ट लेवल कैश है इसके पास, लेकिन बेटा उस आपको क्या पता है, भटूरे बेच के नहीं आ रहा, लोन लेके आ रहा है, लोगों से उधार मांग मांग के आ रहा है, क्रेडिटर्स वगैरह अपने ये क्या कहते हैं उसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन जगहों से लोन, एसेट बेच बेच के लोन पैसा दे रहा है। तो बेटा ऐसा बिजनेस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से एक्चुअली आपका आना चाहिए, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि आपको पता चले यार कैश तो बिजनेस से आ रहा है, लेकिन देखो तो वो बहाव कहां से आ रहा है। गंगा बह तो रही है, लेकिन गंगा आ कहां से रही है, गंगोत्री, ये देखना है, सोर्स जानना जरूरी है बस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आपका ज्यादा से ज्यादा कैश आ रहा है तो बेटा आप बहुत ही सुखी हो, सीधी बात, कि बेटा मेन बिजनेस से आना चाहिए ना, जब तक भटूरे बेच के बिजनेस आएगा तब तक बढ़िया बेटा। चलो, ऐसे ही इक्विटी अकाउंट क्या बताता है, इक्विटी अकाउंट ये बताता है यार, ये जो कैपिटल में से पैसा कैपिटल बढ़ रही है, मतलब जो चीज कैपिटल बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है भाई, कौन बढ़ा रहा है हमारी कैपिटल को, वो सोर्स हमको देखना है। फॉर एग्जांपल एपीआईसी एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा रही होगी, रिटेन अर्निंग्स बढ़ा रही होगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा रही होगी, इशू ऑफ शेयर्स बढ़ा रही होगी, नॉन मॉनेटरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ा रही होगी, ये सब कैपिटल अकाउंट घट गई। अरे कौन से सोर्स है जिसकी वजह से हमारी कैपिटल घट गई, कौन से, ट्रेजरी स्टॉक्स, आपने बायबैक कर लिए होंगे शेयर्स को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉसेस हो सकते हैं, सीधा लॉजिक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये दोनों ये चीज बताते हैं, ये मुझे आप लोगों को इन डिटेल समझाना। हाउ टू इंप्रूव, ये हाउ टू इंप्रूव कैसे कर सकते हो, देखो ये एक छोटा सा मैंने आपके टॉपिक रखा है कि क्या क्यों रखा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये आपको स्टडी मटेरियल्स में नहीं है, ऐसे में एक बार आया था ये, ऐसे में इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कम से कम अच्छी खासी 2-3 बार आ चुका है। सीए में यूएसए का जब ऐसे था तो उस ऐसे विंडो में उन्होंने ये पूछा, बताओ कुछ वेज के हम ओनर्स इक्विटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा वो बोलता है, एक सिनेरियो बेस दे देगा, इक्विटी उसकी बेटा अच्छी खासी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने उसके लास्ट में लास्ट क्वेश्चन, ये पता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, मेरे स्टूडेंट से डिस्कस हुआ, उसने ये बोला सर क्वेश्चन आया हाउ टू इंप्रूव ओनर्स इक्विटी, तो ये उसका आंसर जो मैंने आप सामने लिखा, इतने 5 पॉइंट्स आप वैसा अगर लिखेंगे तो बहुत ही वेल एंड गुड है बेटा, हाईलाइट करके आएंगे तो और ज्यादा, क्योंकि उसने वो ऑप्शन देते हैं बेटा बोल्ड करने का, आप आराम से अपने आंसर्स को बोल्ड करके इटैलिक करके हर चीज वहां पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ। पहले मतलब आप अपने मतलब किसी कंपनी की अगर इक्विटी बहुत ज्यादा नीचे है, किसी कंपनी की इक्विटी बहुत ज्यादा नीचे है तो बेटा जरूरी नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा बेकार कंपनी, ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है बिजनेस के अंदर बेटा। क्यों, मैं आज आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों चलता है, लेकिन ये भी आपके हाथ में कि आप इक्विटी को अपने इंप्रूव कर सकते हो। पहला, अपग्रेड योर प्रॉपर्टी। अपग्रेड योर प्रॉपर्टी का मतलब ये है जहां आप अभी बिजनेस कर रहे हो उसको थोड़ा सा पेंट पॉलिश करो, अच्छा हो, मतलब धंधा चले ना चले लेकिन दिखाने से नेक्स्ट लेवल हो, कि सामने वाला भी सोचा यार बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है बेटा, हम पहले फर्स्ट प्राइम हम जजमेंट देखते ही करते हैं बेटा। अरे कितना भी बोलो बेटा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ये कितना भी बोल दो आप, लेकिन ह्यूमन के बेसिक साइकोलॉजी है कि वो पहले अपना जजमेंट देख के बना ही लेता है, फर्स्ट जजमेंट, ठीक है, देख के बना लेता है। तो इसी चीज का वो मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई साहब इसी चीज का फायदा उठाते हैं, बिजनेस बेटा बिल्कुल डाउन में जा रहा हो, ओनर इक्विटी बिल्कुल नीचे जा रही हो, लेकिन दिखाना नेक्स्ट लेवल, दिखाना ऐसे कि नेक्स्ट लेवल है, किसी से कम नहीं। तभी आपने देखा होगा आजकल की जो स्टार्टअप्स, अगर आप किसी स्टार्टअप में अगर आपने काम करा तो आपने देखा होगा बहुत ही एस्थेटिक होता है उनका वर्क एनवायरनमेंट, जिस तरीके से उन्होंने बनाया होता है, उनका जो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन होता है, उनकी जो प्लेस जहां जगह वो है, बहुत ही एस्थेटिक है बेटा, है ना, नेक्स्ट लेवल उस पर फोकस करा जाता है, क्यों करा जाता है, ताकि जब क्लाइंट आएगा, है ना, तो वो देखेगा कि भाई साहब बिजनेस तो नेक्स्ट लेवल है, एक जजमेंट अपने पहले लेके आ जाएगा, बिजनेस के अंदर आया है, टूटी फूटी दीवार है, सीलन लगी हुई है, प्लस्तर बिखर रहा है, ऐसा बेटा बिजनेस है, तो क्लाइंट एक जजमेंट बना लेगा, यार इसने अपने पे बिजनेस में तो काम करा नहीं, हमारी चीजों को पता नहीं क्या ही सीरियसली लेगा, ऐसा जजमेंट वो लेके आ जाएंगे, तभी एस्थेटिक्स में काम करा जाता है। इससे क्या होता है, जब क्लाइंट आएगा तो वो अपना ऑलरेडी नोशन बना के आएगा कि यार ये बिजनेस अच्छा खासा होगा, सीधी बात। तो इससे लेकिन ओनर्स इक्विटी पे कैसे इफेक्ट होता है, क्योंकि क्लाइंट अगर ऐसा नोशन बनाएगा तो वो तो उसको क्रैक करना और ज्यादा इजी है, तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है, आप अपनी ऐसा आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक फैक्ट्री है, जैसी एंटर हुई खत्म हो गई, ये कैसी फैक्ट्री है भाई साहब, घुसते ही खत्म हो गई, ये कैसी फैक्ट्री है। तो अगर आपको अपनी इक्विटी का बेस बढ़ाना है, ओनर्स इक्विटी का बेस बढ़ाना है तो आपको तो बेटा आपको अपनी थोड़ी एसेट बेस बढ़ानी पड़ेगी। देखिए बचपन से हमें पता है इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, अरे अकाउंटिंग क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या, टोटल एसेट्स। तो अगर आप क्या टोटल लाइबिलिटीज को वहां पे ले जाओगे तो शेयर ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो अगर आप किसी तरह टोटल, ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा चुका हूं इन डिटेल, अगर आपको ओनर इक्विटी बढ़ानी है तो आप अपनी टोटल एसेट बढ़ा दोगे तो काम नहीं चल जाएगा।
अगर सिर्फ आप अपनी टोटल एसेट्स ही बढ़ा दो, मतलब एसेट बढ़ाते रहो, तो आपका कोएफिशिएंट इंक्रीज नहीं हो जाएगा। अरे ओनर इक्विटी इंक्रीज हो गई। कैसे ओनर इक्विटी? जैसे आपकी अभी जो फैक्ट्री है, आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, तो कैसे चलेगा? आप अपना फिर छोटा, मतलब अगर आप ज्यादा ऑपरेशन करना चाहते होगे तो आपको वेयर हाउस रेंट भी लेना पड़ता है। वेयर हाउस रेंट भी लेना होता होगा तो बेटा आपका तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई ना। और उसमें भी आप बेटा, हो सकता है जितनी आपकी डिमांड मार्केट में नहीं, आप उतना ज्यादा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में डिमांड 1 लाख यूनिट्स, क्या बना 2 लाख रहे हो, 1 लाख ही बिकेगा ज्यादा ज्यादा। 1 लाख तो ऐसे ही पड़ा, डेड स्टॉक हो गया, डेड मनी हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, उस पर ऑप्शनल कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट 10 इंक्रीज हो गई। माल को रखने का खर्चे को कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, सेक्शन डी में समझेंगे। तो बेटा अपग्रेड या प्रॉपर्टी करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल अंधाधुन कर रहे हो, बस बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। अरे बढ़ाए तो जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा ध्यान से करना है। कॉस्ट इंक्रीज नहीं करनी है भैया, हर चीज लिमिट के अंदर करनी है। तो अपग्रेड योर प्रॉपर्टी, योर प्लेस ऑफ ऑपरेशन प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन बूस्टिंग प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग सेल्स। एक नोशन क्रिएट हो जाता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इंप्रूव द ओनर्स इक्विटी। माइनर चेंजेस कैन ब्रिंग रिमार्केबल रिजल्ट्स। इफ यू रिवैम्प इट्स लो, बेटा पेंट जॉब कर दो, ऐड न्यू कैबिनेट्स कर दो, चेंज लाइट कर दो, फर्नीचर, ये सब बेटा एस्थेटिक्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एस्थेटिक्स पे काम करना है तो मुझे, आपको पता है बेटा पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसका इतना भी नहीं कि बेटा एस्थेटिकली कूल बनने के चक्कर में आप लाइबिलिटीज भी नेक्स्ट लेवल ले लो, ये भी नहीं करना। हर चीज बैलेंस मोड में करनी है। ठीक है, नॉट जस्ट अपग्रेड, मेंटेन इट टू। अरे अपग्रेड तो करे जा रहे हो, ठीक है, पेंट पॉलिश वगैरह कर दिया, एसेट भी अच्छी कर दी, एसेट भी बहुत सारी खरीद के लाया, बिजनेस भी अच्छा बड़ा कर दिया, फैक्ट्री भी बड़ी कर दी। भाई मेंटेन कौन करेगा? मशीनरी को जो अंदर लेके आए हो, पुरानी मशीनरी थी तेल वाली, जर्मन से मंगवा के ले आए। बेटा जर्मन से अगर मंगवा तो लिए, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल मेंटेनेंस भी मांगती है। फॉर एग्जांपल आपने फरारी कार खरीद ली, वो तो ठीक है खरीद ले, लेकिन बेटा उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, सर्विस का कॉस्ट आता है, वो ज्यादा रोल आता है। क्योंकि अगर वो तो चलेगी बेटा, वो तो टॉप स्पीड पे चल जाएगा, और टॉप स्पीड पे चलेगी टायर ज्यादा जल्दी घिस जाएगा, और उसका टायर आता है महंगा। और बेटा पेट्रोल आप ऐसे तो नहीं है जैसे आप अभी अपने जो गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो वो पेट्रोल आप उसमें भी डालोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो उसकी मेंटेनेंस नेक्स्ट लेवल है। तो आपने बहुत बड़ी चीज मंगवा तो ली जर्मनी से, एसेट तो मंगवा ली, अच्छी खासी चीज कर दिया एस्थेटिकली कूल बनने के चक्कर में, लेकिन अब जो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी वो कौन करेगा? क्या होता? क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो एसेट नेक्स्ट लेवल डेप्रिशिएट होगी, नेक्स्ट लेवल। क्यों नहीं होगी? देखो आप अपने घर का एग्जांपल लो, आपके घर में एक एसी लगा है, आपके घर में बेटा एक एसी लगा है, आप अगर उस एसी को मेंटेन नहीं करोगे तो बेटा देखना वो बहुत ही जल्द अंदर ही अंदर घुट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने सर्विस तो करी नहीं, सारा जितना भी धूल मिट्टी वगैरह उसके अंदर क्लॉग हो जाएगी, कूलिंग वो करेगा नहीं, कंप्रेसर पर लोड आ जाएगी, दिन फट जाएगा, सीधी बात है, शट डाउन हो जाएगा वो तो किसी दिन। तो आपने मेंटेनेंस नहीं करी, तो उस एसी की लाइफ हो सकता है अगर आप उसको चलाते तो आराम से 5 साल चल जाता है, लेकिन वो 2 साल के अंदर डेप्रिशिएट हो गया। 5 साल के अंदर यूजफुल लाइफ थी उसकी, डेप्रिशिएट 5 साल के अंदर करते, लेकिन 2 साल के अंदर ही फुली डेप्रिशिएट हो गया। उसका मतलब हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ जाए, मतलब अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट लेवल इंक्रीज होगा। सीधा लॉजिक है। अरे क्या ये अकाउंट हमें समझाएगा? तो बचपन हम तो खुद देख रहे हैं ये सब। अरे खुद देखो, ये तो समझाने की जरूरत है। आप अपनी बाइक को मेंटेन नहीं करोगे तो बेटा बंद हो जाएगी किसी तरह रास्ते के अंदर ही। क्लच प्लेट्स मेंटेन नहीं करोगे, उसके क्लच रुक जाएंगे, गाड़ी घूम जाएगी, कैसे चलेगा काम? तो सीधी बात है बेटा, वो जिस अब आप सर्विस नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा रेट से बढ़ेगा। तो जब ज्यादा रेट से डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू डिक्रीज होगी, बुक वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब एसेट डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होना? इक्विटी डिक्रीज नहीं होगी। क्या फॉर्मूला होता है ओनर्स इक्विटी? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर बेटे टोटल एसेट्स ही घटा दोगे तो क्या ओनर इक्विटी डिक्रीज नहीं हो जाएगी? सीधी बात है। तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा भैया, सीधी बात है। क्लियर ऑफ डेट एज सुन एज पॉसिबल। अब देखो हमने एसेट एसेट की कहानी पढ़ ली भाई, ये हमने समझा कि एसेट को बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा, अब लाइबिलिटी भी तो आ जाओ। अरे आपने देखा, देखो सर हमारे पास बताओ इतना पैसा नहीं है कि मैं एस्थेटिकली कूल बने। अरे इतना नहीं है मामला अभी कि हमने अभी इतना, बस थोड़ा बहुत चल गया अच्छा दिखने में, ठीक है, लेकिन अभी इतना हम काम नहीं है एस्थेटिक पे, ठीक है, मतलब अभी एसेट ज्यादा नहीं खरीद सकते, इतना बजट नहीं है अभी, फाइनेंस में इतना बजट नहीं आया। तो सर कुछ तरीका बताओ कि टोटल एसेट तो देखो नहीं इंक्रीज हो सकती अभी जितनी है उतनी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, टोटल एसेट तो इंक्रीज नहीं कर सकता, टोटल लाइबिलिटीज डिक्रीज कर दे। देखो भैया टोटल दो तरीके हैं ओनर इक्विटी को बढ़ाना, या तो टोटल एसेट बढ़ा दो, वो आप बढ़ा नहीं पा रहे तो क्या करो? टोटल लाइबिलिटीज ही घटा दो, अरे डेट ही घटा दो। तो अगर आप डेट हटा दोगे तब भी ओनर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ऑब्वियस है क्योंकि ये जितना ज्यादा माइनस वाला अमाउंट कम होगा उतना ज्यादा कोएफिशिएंट बढ़ के आएगा। अगर आपके पास एक लाइबिलिटी है, आप उसको जल्द से जल्द क्लियर करोगे तो आपके पास लाइबिलिटी नहीं है कोई देने के लिए, आपकी लाइबिलिटी साइड कम हो गई तो बेटा आपका एसेट्स बची रहेंगी ना।
अरे आपने लाइबिलिटी करके पे ऑफ कर दी, ले अपना पैसा लेकर निकल, तो आपका वो जो लाइबिलिटी वाले ने आपकी जो एसेट पकड़ के रखी थी वो छूट जाएगी, उसको आप यूज कर सकते हो। इसका रीजन है तो बेटा जल्दी से जल्दी लाइबिलिटी डेट को प्ले ऑफ करो, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के बैठ गए तो बेटा उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर आपने ड्यू डेट क्रॉस करके भी उसको पकड़ के बैठे हो तो आपको पेनल्टी तक देनी पड़ सकती है, और हो सकता है आपकी एसेट भी निकल जाए, क्योंकि वो कोलेटरल पे चढ़ी होगी आपकी, सिक्योर्ड है अगर। इंक्रीज योर मार्जिन, बेटा मार्जिन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। देखिए आजकल जो चला है ना सिस्टम, फ्रीलांसर्स वगैरह का बहुत ज्यादा चल गया है। मतलब पहले क्या होता था, अगर कोई काम कराना होता था ना, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ती थी, उस बंदे को रखना पड़ता था। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चक्कर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे करो, लीगल सिस्टम है, उस पर कॉस्ट जाएगी, एचआर को रखो वो करेगा, उसका टाइम तो लगा ही, ट्रेनिंग की कॉस्ट अलग से जाएगी, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसका काम देना पड़ेगा, काम सिखाना पड़ेगा, आई मीन सॉरी, फिर उसका सैलरी का खर्चा, हर चीज। लेकिन फ्रीलांसर्स में आजकल कंपनी क्या कर रही है, स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस हायर नहीं करती, फ्रीलांस पे कर लेती है। पर्टिकुलर ये काम है, उसके लिए किसी को रखेंगे नहीं, किसी फ्रीलांस को ढूंढेंगे, बोलो ये ले भाई तू मेरे लिए काम करते, उसको वो काम करेंगे और उसको पेमेंट देके निकाल के रफा दफा, अब ना तू मैं तुझे जानता ना तू मुझे जानता, बस हो गया। इसमें फायदा क्या होता है, आपको ना कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करना पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट पे वो होता नहीं, से लेबर टर्न ओवर इंक्रीज नहीं होती। देखिए अगर आप जितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट करोगे, आपको पता है लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगी, तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगी तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए दिक्कत आ जाती है। लेबर टर्नओवर के इंक्रीज होने के अपने डीमेरिट्स हैं, जो मैं आपको सेक्शन डी में बताऊंगा। तो लोग फ्रीलांस पे रख लेते हैं, है ना, इससे प्रॉफिट बच जाता है, हर महीने सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अरे एक काम था, उसमें इतने बंदे की जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा बहुत इस पर अटेंशन चाहिए, वो हम फ्रीलांस पे भी कर लेंगे, लेकिन एक महीने की पूरी सैलरी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये रीजन है। और आजकल बेटा आप देख ही रहे हैं ले ऑफ कैसा हो ही है। ठीक है, तो ये सब मार्जिन इंक्रीज करने के बेटा तरीके हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी रखो। देखिए दुनिया में एक सिस्टम है बेटा कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग जो बनी थी और आजकल जो चल रही है बेटा, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आजकल जो बेटा कॉस्टिंग कर रहे हैं वो बस ऐसी नाम की कॉस्टिंग कर रहे हैं, ये कोई कॉस्टिंग नहीं, ये तो बेटा कोई भी कर लेगा। आप प्रोडक्ट की कोई प्रोडक्ट को आप सस्ता कर दो, ठीक है, लेकिन उन्हें आप साथ में अगर देखो कि वो क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है, ये हम सबने देखा बेटा। तो प्रोडक्ट डिक्रीज, क्वालिटी डिक्रीज हो गई, नो डाउट तुमने सस्ता दे दिया, लेकिन क्वालिटी भी तो डिक्रीज हो गई, तो ये कॉस्टिंग तो बेटा चलता फिरता आदमी भी कर लेगा। आप एक अच्छा खासा पैंट शर्ट पहन के एसी में बैठ के कोई कॉस्टिंग कर रहे हो बेटा, ये तो कोई बेटा जो यहाँ पे सड़क पे ठेला लगा के बैठा है वो भी ये कॉस्टिंग कर लेगा, आप में उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। कॉस्टिंग वो होती है कि बेटा क्वालिटी वही रहे और तब कॉस्ट डिक्रीज करके दिखाओ, नहीं हो रही तो फिर मान लो नहीं हो रही, उतने में बेचो। दूसरी चीजों पे ध्यान दो, एडवर्टाइजिंग पे ध्यान दो, ब्रांड एम्बेसडर्स रखने की कोशिश करो, हर चीज करो। जब कॉस्टिंग नहीं हो रही तो बेटा फिर मत करो, उसको डिक्रीज करने की कोशिश मत आओ, क्योंकि जब तुम डिक्रीज करने की कोशिश करोगे तो तुम घटिया सब स्टैंडर्ड क्वालिटी माल लेके आओगे, रॉ मटेरियल लेके आओगे उसको बनाने के लिए। बट ऑब्वियसली बेटा ये आप ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं कि कैट सूट पैंट पहन के बेटा हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, ये कोई कॉस्टिंग नहीं है बेटा, ये अनएथिकल कॉस्टिंग है ये जो हो रही है। क्वालिटी डिक्रीज करके तो कोई भी कॉस्टिंग कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप अपनी किसी तरह, आपको पता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट होता है। तो अगर आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो माल को बनाने का खर्चा है वो कम से कम कर दो, लागत कम से कम कर दो। सोचो ये मैं पेन 10 रुपए का बेचता हूं, इसको बनाने का खर्चा 5 रुपए आता है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए। लेकिन अगर मैं इसको बनाने का खर्चा 5 से 4 ले आऊं तो मेरा प्रॉफिट 1 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप खर्चा कम से कम कर दोगे तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो, लेकिन गिवन ये है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि देखो आपने अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, क्या है, कस्टमर को आपने एक चीज सस्ती तो दी थी, वो देखो मुझे पता है सबसे पहले कस्टमर का नो डाउट टारगेट यही होता है कि वो जो चीज खरीद रहा है उसको पहले वो सस्ते से सस्ती मिल जाए। लेकिन बेटा एट द एंड वो उस चीज को कंज्यूम करेगा, तो चाहिए उसको वैल्यू, एंड प्रोडक्ट एंड गोल उसका वैल्यू होता है। सस्ते में देना वाज नॉट अ वैल्यू। लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसको चीज सस्ते में दे देंगे तो एक वैल्यू क्रिएशन हो जाएगी, नहीं होती, ऐसे नहीं होती। तभी तो कस्टमर बेस लूज हो जाता है। आपने देखा होगा यार ये तो बड़ा बेकार था, आप कभी जाते दोबारा उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते। आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको अच्छा नहीं लगा, दोबारा जाओगे नहीं जाओगे, नो डाउट वो सस्ता था। एट द एंड तो वैल्यू चाहिए ना, सीधी बात है। क्योंकि अगर बेटा वैल्यू की बात कुछ नहीं होती ना, तो आज यहाँ पे एप्पल आईफोन वगैरह कोई कंसेप्ट होता ही नहीं दुनिया के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएशन इज नेसेसरी। तभी इस दुनिया में जो कंसेप्ट आया, ज्यादा जो एनालिसिस है मैनेजमेंट, सबने, मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यू चेन, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन था, टेलर करके, उसने क्यों वैल्यू चेन पे ज्यादा ध्यान दिया। क्या है ये वैल्यू चेन, समझेंगे जब वहां पे आपको बताऊंगा। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लार्ज सेल्स मस्ट प्रीसीड स्केलिंग ऑफ ऑपरेशन और इट विल ओनली ऐड टू योर डेट। ट्रैक स्पेंडिंग हैबिट्स टू अवॉइड इंकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड चूज इन्वेंटरी केयरफुल।
खर्चे कम से कम रखो बेटा, फालतू खर्चे करने की जरूरत नहीं है। जहां आप बचा सकते हो, स्कोप है, जबरदस्ती बचाने के चक्कर में नहीं, बच सकता है। मतलब अगर आप इसको कम कर दोगे, कैसे करोगे? अगर आप उस खर्चे को कम कर देते हो और आप देखते हो वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर वो खर्चा कम कर देते हो और आप देख रहे हो वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है कर दो। लेकिन उस खर्चे को कम करने से वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कस्टमर को जो वैल्यू मिल रही थी वो कम मिल रही है, फिर गड़बड़ है, ये रॉन्ग नंबर हो जाएगा बेटा, रेड फ्लैग है, फिर मत कर देना, क्योंकि कस्टमर का फिर लूज हो जाएगा बेटा बेस, सीधी बात है। तो ये मैंने आपको बेटा समझाया। आपको कंटिन्यूस स्टडी मटेरियल अपना पढ़ते रहना बेटा, टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।